हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए, नाम के आगे आईएएस लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पुलियार समुदाय के बारे में, पुलियार कम्युनिटी के बारे में। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कम्युनिटी कहाँ की है। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कम्युनिटी जो है वो केरला की और कर्नाटका की हम लोग को देखने को मिलती है और हिस्टोरिकल पीरियड में तमिलनाडु की, और जिसे हम लोग तमिलाकम के नाम से जानते हैं, तो वहां की ये कम्युनिटी है। तो ये बेसिकली एरिया आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साउथ की कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। पुलियार, इसे पुलाया, होलिया या फिर चेरामार भी जो है वो कहा जाता है। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये एक मेन सोशल ग्रुप हम लोग को केरला कर्नाटका का देखने को मिलता है और हिस्ट्री में यानी कि पहले के समय पर तमिलनाडु पर भी ये ग्रुप जो है वो हम लोग को देखने को मिलता था। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में, जो कि और अगर डिटेल में कुछ चीज पूछ ली जाए इस कम्युनिटी से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए। तो पुलायस जो है गाइस, ये म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। म्यूजिक के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए, यानी कि संगीत के लिए, शिल्प कौशल के लिए, राइट, और कुछ डांसेस के लिए ये जाने जाते हैं। इनके डांसेस में हम लोग को देखने को मिलता है किस प्रकार के इनके डांसेस होते हैं। तो कोलम थुल्लाल, कोलम थुल्लाल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक मुखौटा नृत्य हम लोग को देखने को मिलता है, मास्क डांस ही हम लोग को देखने को मिलता है, जो उनके झाड़ फूक अनुष्ठानों का हिस्सा होता है। यानी कि एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स जो होते हैं इस कम्युनिटी के, झाड़ फूक वाले रिचुअल्स, यानी कि कोई बीमार है तो उसको झाड़ फूक कर के उसकी बीमारी ठीक करी, या वो भूत बाधा बोलते हैं ना हम लोग, भूत बाधा है तो झाड़ फूक कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इनके रिचुअल्स होते हैं। तो उसमें भी एक डांस होता है जिसका नाम है कोलम थुल्ला। तो कोलम थुल्ला क्या है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा। ये डांस हम लोग को देखने को मिलता है। किस कम्युनिटी का मेनली ये डांस है, पुलायर। तो आप ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और एक और इनका डांस है जिसका नाम है मुड़ी अट्टम या फिर हेयर डांस जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी डांस के नाम पता होने चाहिए। और गाइज आपको बता दूं मैं कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर का जो वैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है कि आर्ट एंड कल्चर में एक तो चीजें भी बहुत सारी हैं, राइट, बट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मेनली करंट अफेयर से बनते हैं। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखा करो। आर्ट एंड कल्चर की जो तैयारी होती है आपकी वो मेनली करंट अफेयर से ही होती है, राइट। और बाकी फिर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जीएस के अंदर आर्ट एंड कल्चर में जो कि आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है। महात्मा अयंकाली की अगर हम लोग बात करें तो 1863 से लेकर 1941 के पीरियड पर ये थे। तो ये पुलिया के राजा थे, पुलाया के राजा जो है वो इन्हें कहा जाता था। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी इनके बारे में पता होनी चाहिए।
और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो देखो तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पर, राइट, तो ये भी चीज ध्यान में रखना, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो तमिलनाडु पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसकी बॉर्डर पर हम लोग को ये दो ट्राइबल सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इन पर्टिकुलर जो जनजाति है यानी कि पुलायर समुदाय जो हम लोग को देखने को मिलता है, कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनकी बस्तियां हैं। इनका नाम जो है वो है कटपट्टी और कुजीपट्टी। तो ये नाम याद ना रखो तो भी चलेगा, बट ये चीज ध्यान में रखना कि ये अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो एक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं अपने देवता की। तो इनके एक देवता है वीरपट्टन। तो इनका हर साल जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं, हर साल जो है वो इनका सेलिब्रेशन होता है, राइट, उत्सव मनाते हैं ये, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। तो इनके देवता का थोड़ा सा नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है कि काबासुरा कुडीनीर क्या है। तो काबासुरा कुडीनीर एक काढ़ा हम लोग को देखने को मिलता है, काढ़ा, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। काबासुरा कुडीनीर ये बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है, मतलब कि एक ट्रेडिशनल हम लोग को एक वो देखने को मिलता है, यानी कि मिश्रण देखने को मिलता है, राइट, यानी कि मिक्सचर जो होता है, ट्रेडिशनल मिक्सचर है ये, जिसका सिद्धा में उपयोग किया जाता है। सिद्धा के जो प्रैक्टिशनर जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं इनके, ये बेसिकली जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सांस लेने में किसी को परेशानी हो रही है, जो भी लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैनेज करने के लिए वो इस काढ़ा का उपयोग करते हैं, काबासुर कुडीनीर। तो काबासुरा कुडीनीर जो है वो क्या है, वो एक काढ़ा है, ध्यान में रखिएगा। हर्बल कॉन्कॉक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। देखो कॉन्कॉक्शन एक मिक्सचर को कहा जाता है, तो हर्ब्स का ये मिक्सचर है, जड़ी बूटियों का मिक्सचर है। इसमें सूखे फॉर्म में हम लोग को जिंजर यानी कि अदरक, और पिपाली, क्लोव यानी कि लौंग, और इसके अलावा सीरू कन्नोरी की जड़, राइट, इनकी जड़, मूली की जड़, और काड़ुकाई, राइट, तो ये चीज होती है इसके अंदर, अजवाइन होती है, और भी काफी सारी जड़ी बूटियां इसमें शामिल होती हैं। तो उसका ये मिक्सचर होता है, इन सब जड़ी बूटियों को मिलाकर ये काढ़ा बनाया जाता है। और फिर इसको यानी कि इस मिक्सचर को पूरा कूट कूट के जो है वो पाउडर फॉर्म में किया जाता है, उसे फिर पानी के साथ बॉईल किया जाता है। जैसे कि एक जग में पानी है, तो वो पानी जो है वो जब तक 1/4 नहीं हो जाता, यानी कि बॉईल होने के बाद, इवापोरेट होने के बाद, जब तक वो पानी जो है वो 1/4 नहीं हो जाता, तब तक जो है वो बॉईल करते रहते हैं, ठीक है, और उससे ये काढ़ा बनाते हैं। अब काढ़ा को इंग्लिश में जो है वो क्या बोलते हैं, डिकॉक्शन। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस प्रकार की चीजें भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वगैरह भी। चलो, और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसने लॉन्च किया है एक कैंपेन, नेशन वाइड कैंपेन, जिसमें ये जड़ी बूटी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, काफी सारी दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आयुष 64 नाम की दवाई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इस दवाई को भी यानी कि इस काढ़े को भी, काबासुरा कुडीनीर, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं तो उनको मदद मिल सके, यानी कि इस काढ़ा का उपयोग करके उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये वाली चीज थी, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। आपको ध्यान में रखना है, काबासुरा कुडीनीर एक हम लोग को काढ़ा देखने को मिलता है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होता है। सिद्धा के जो चिकित्सक जो होते हैं, सिद्धा प्रैक्टिशनर जो होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और हमने डिटेल में बात ही कर ली इसके बारे में। गाइज अब डिस्कस करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स को। हम लोग कवर करेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। एक स्किन डिजीज है जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज, गांठदार त्वचा रोग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक वायरल डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है पशुओं में, और स्पेशली कैटल और बफेलोज की जो स्पीसीज होती हैं उनमें ये बीमारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, गौवंशीय पशु और जो भैंस जो होती है उसमें ये पर्टिकुलर बीमारी होती है, लंपी स्किन डिजीज। वायरल बीमारी है, राइट, फैलती है काफी तेजी से, और ज्यादा लंबे तक पशुओं में मॉर्बिलिटी क्रिएट कर देती है, मतलब कि एक प्रकार की डिसेबिलिटी क्रिएट कर देती है पशुओं में, राइट, और लंबे समय तक के लिए ये बीमारी पशुओं में हम लोग को देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, घाव जो है वो बन जाता है पशुओं में, राइट। और ये किसके कारण होता है, किस पर्टिकुलर वायरस के कारण ये जो होती है बीमारी, तो ये है पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है, ये वाली बात। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसमें, तो देखो 2 से 5 सेंटीमीटर का डायमीटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इस प्रकार से घाव हम लोग को बनते हुए नजर आ जाते हैं। 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और गांठ जो है वो बाद में धीरे धीरे करके एक बड़े और गहरे घाव का रूप ले लेती है। और ज्यादातर ये वाली चीज जो है वो इनिशियली जो है वो स्टार्ट होती है सर पर, नेक पर, गले पर, राइट, लिम्स पे, हाथ पैर पे हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा
अडर पे, यानी कि मैमरी ग्लैंड जो होता है ना, यानी कि जो फीमेल कैटल्स वगैरह जो होती हैं तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो उनका ग्लैंड रहता है, राइट, तो वहां पर उस जगह पर होती है और जेनाइटल्स पे ये हम लोग को देखने को मिलती है। ये मतलब ये होने लगते हैं, इस प्रकार के गांठ बनने लगती है और धीरे धीरे करके ये घाव का रूप ले लेते हैं। और ये फैलती किसके थ्रू है? तो मॉस्किटोज के थ्रू, मच्छरों के थ्रू, मक्खियों के थ्रू, जुओं के थ्रू, राइट, टिक्स के थ्रू। इवन जो सलाइवा होता है पशुओं का, उनके थ्रू भी फैलती है, और खराब जो दूषित पानी और खाना जो होता है उसके कारण भी ये बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है, फैलती है, स्प्रेड होती है। और ये जो बीमारी है गाइस, ये अफ्रीका और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट में काफी तेजी से फैली है। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। साउथ ईस्ट एशिया में पहला केस जो आया था वो जुलाई 2019 में रिपोर्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर, राइट। और इंडिया के अंदर पहला केस हम लोग को ओडिशा के अंदर अगस्त 2019 में देखने को मिला था। ओडिशा में, ओडिशा के मयूरभंज में ये केस हम लोग को देखने को मिला था, राइट। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इसका, इस वायरस का। इस वायरस को वैक्सीन देकर जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, बट कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। और आपको बता दें कि अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि बिहार सरकार इस बीमारी की आहट से सतर्क हो गई है। बिहार में ये बीमारी आना शुरू हो गई है। सरकार ने इसके संभावित प्रसार, यानी कि ये फैले ना, उसके बारे में एक एडवाइजरी जारी करी है। तो इस चीज को देखते हुए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। और इंडिया के लिए चिंता वाली बात क्या है गाइस? तो देखो, पूरे दुनिया भर में कैटल के मामले में हम लोग सबसे टॉप नंबर 1 पर हैं। हमारे पास 303 मिलियन कैटल्स हैं, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। और ये डिजीज जो है वो मात्र 16 महीनों में 15 राज्यों में फैल गई है। और हमारी कंट्री की बुरी हालत जो है वो बना कर सकती है ये बीमारी, यानी कि हमारी कंट्री में ऐसे किसान हैं, डेयरी फार्मर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। डेयरी किसान हम लोग को देखने को मिलते हैं, या तो उनके पास जमीन नहीं है, और अगर जमीन भी जो है वो सीमित है, यानी कि मार्जिनल लैंड होल्डर ही है, यानी कि कम जमीन हम लोग को इनके पास देखने को मिलती है, राइट। तो इनका जो प्रोटीन का जो सोर्स है, चीपेस्ट प्रोटीन का सोर्स वो मिल्क ही है। बट जब ये इस प्रकार से कैटल्स को, गायों को, भैंसों को ये बीमारी हो जाएगी तो उनके लिए बड़ी आफत हो जाएगी, किसानों के लिए, राइट। सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनके लाइवलीहुड को भी हार्म पड़ेगा जिससे वो अर्न कर सकते थे, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, राइट। और फैलती है ये बीमारी काफी तेजी से, तो ये एक बड़ी चिंता है इंडिया के अंदर, राइट। तो एक डेटा भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको लेकर कि इंडिया पूरे दुनिया भर में कैटल्स के मामले में सबसे टॉप पर है, सबसे नंबर 1 पर है। हमारे पास आंकड़ा जो है वो है 303 मिलियन कैटल्स का, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब एक बहुत ही ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस का ये टॉपिक है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये है क्या? तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो टेक्निकल ग्रुप है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है। और ये रिपोर्ट तैयार करने वाला जो पैनल है, एक्सपर्ट पैनल, उसको हेड किया है हर्ष भानवाला जी के द्वारा, राइट, जो कि एक्स चेयरमैन हम लोग को नाबार्ड के देखने को मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर कमिटी ने, इस पैनल ने जो है ये रिपोर्ट सबमिट करी है। तो जानते हैं कि इस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। तो सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी, कौन सी कंपनी सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए एलिजिबल होंगी। तो फॉर प्रॉफिट वाली भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें एलिजिबल होंगे, राइट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। बट शर्त यह है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि वो, उनका जो उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य है, वो सोसाइटी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटी के अंदर जो हम लोग को आज की डेट में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उनका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो उनका लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि उनकी कंपनी जो है वो सोसाइटी पर कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, राइट, मतलब सामाजिक प्रभाव उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है, इस चीज को देखा जाता है, और उसके बाद फिर उस कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो कंपनी, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकती है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनको इनएलिजिबल घोषित किया है कि ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट फाउंडेशन के होते हैं या पॉलिटिकल होते हैं या रिलीजियस होते हैं, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा उनको कि वो इस मैकेनिज्म के थ्रू, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू वो फंड को रेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फंड रेजिंग के लिए क्या मोड्स यहां पर दिए हुए हैं? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, राइट, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स, सोशल इम्पैक्ट फंड, जिसे आज की डेट पे सोशल वेंचर फंड के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट, 100% ग्रांट इन और ग्रांट आउट प्रोविजन,
और डोनेशंस वगैरह के थ्रू, यानी कि इन्वेस्टर्स डोनेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, राइट। तो इन पर्टिकुलर चीजों के थ्रू जो है वो फंड रेस किया जा सकता है, राइट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस जो होती हैं, एंटिटी होती है, वो इक्विटी के थ्रू, डेट के थ्रू, यानी कि ऋण लेकर, लोन लेकर, राइट, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड्स के थ्रू और सोशल वेंचर फंड के थ्रू जो है वो फंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में फंड जो है वो रेस कर सकते हैं। और कॉर्पस साइज क्या होना चाहिए, यानी कि फंड का आकार किस प्रकार से होना चाहिए। तो मिनिमम कॉर्पस साइज जो होना चाहिए ऐसे फंड्स के लिए, उन्हें 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ करने की बात की गई। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए उसे 1 करोड़ से घटाकर 2 लाख कर दिया गया, राइट। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग इन फंड की क्या होनी चाहिए, एसएसई के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। तो देखो यहां पर बताया गया कि इनकी जो फंड जो होना चाहिए, यानी इसके जो फंड होना चाहिए वो 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए, राइट। और फंड जो है वो कहां पर होना चाहिए, नाबार्ड के अंडर होना चाहिए। और एक्सचेंजेस और दूसरे डेवलपमेंटल एजेंसीज है जैसे कि सिडबी, इसे भी इस फंड पर कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रिकमेंडेशन इनका इस प्रकार से आया। इसके अलावा वो एक्टिविटीज इनको नीति आयोग ने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो एक्टिविटी है उस पर काम करेंगी ये स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला स्टॉक एक्सचेंज या फिर एंटिटी जो होंगी इस स्टॉक एक्सचेंज में, वो उन्हीं पर्टिकुलर एक्टिविटीज पर काम करेंगी जो एक्टिविटीज नीति आयोग ने बताई हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो एक्टिविटीज है, जैसे कि हंगर को, भुखमरी को जो है वो खत्म करना, राइट, पॉवर्टी, जो गरीबी जो है हम लोग को देखने को मिलती है उसको खत्म करना, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, राइट, कुपोषण की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, जो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ हमें देखने को मिलती है उसको खत्म करना, राइट, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, महिलाओं को एम्पावर करके, उनको सशक्तिकरण उनका करके, और LGBTQIA+ की जो कम्युनिटी है उनको एम्पावर करके। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए LGBTQIA का फुल फॉर्म क्या है, राइट, लिखकर बताइए जरा, इस कम्युनिटी में हर एक का फुल फॉर्म आप बताइए। और इसके अलावा रूरल स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग ऑफर करना कि गांव क्षेत्र में स्पोर्ट्स प्रमोट हो, स्लम एरिया को डेवलप करना और सस्ते रेट में लोगों को घर मिल सके तो उसकी व्यवस्था करना। तो ये सब एरियाज पर या ये सब एक्टिविटीज पर जो भी कंपनीज एंटिटीज काम करेंगी, राइट, तो वो इस एक्सचेंज के अंदर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंट्रीब्यूशन अपना दे सकेंगे, यानी कि लिस्ट हो सकेंगी। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, लिस्टिंग उसकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कहां पर, तो प्रपोजल के अकॉर्डिंग इसको जो लिस्ट किया जाएगा, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहां पर इसको लिस्ट किया जाएगा, राइट। और ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि सोसाइटी के लिए करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो भी प्रॉपर लिस्टिंग हो रही है, राइट, उनकी भी लिस्टिंग हो रही है जिससे कि उनको और भी फंड जो है वो मिल सके, राइट, पब्लिक भी जो है वो उसके शेयर खरीद के, इक्विटी खरीद के फंड जो है वो रेज करवा सके। तो ये वाली चीज है मेनली कि सोसाइटी के काम भी जो है वो जो किए जाते हैं तो उस पर भी फंड रेजिंग जो है वो हो सके, तो इस पर मेनली फोकस किया गया है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो अभी तक तो आपने एलिजिबिलिटी पढ़ी, ये सब चीजें देखा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा, राइट। बट वो सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो क्या है, रिकमेंडेशन, वो फाइनल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आगे चल के जब फाइनल होगा कि हाँ हम लोग जो है वो इसको शुरू कर रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, तब हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज जुड़े या घटे, राइट, रिकमेंडेशन की, इस कमेटी के। अब देखेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए आपको यही वाली बात पता होनी चाहिए, स्पेशली इस कमेटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली जो आप लोग को ध्यान देना है इस टॉपिक के अंदर, वो ये हर्ष भानवाला के ऊपर आपको ध्यान देना है कि हर्ष भानवाला कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किससे एसोसिएटेड है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस से एसोसिएटेड है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो इसी चीज पर अभी प्रस्तुत करी है। तो एलिजिबिलिटी हमने देख लिया कि कौन सी कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर, राइट। बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, तो ये बेसिकली एक नया कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया है, हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, और कैपिटल जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज के बारे में आपको बताया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और नीति आयोग जिन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगी, उन एक्टिविटीज पे काम करने वाली कंपनी ही इसमें जो है वो लिस्ट हो पाएंगी, है ना। और इसी के साथ सामाजिक कल्याण उद्यम, यानी कि जो सोशल वेलफेयर एंटरप्राइज है, ऐसी कंपनीज जो हैं, ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, तो उनके लिए एक पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर तथाकथित सामाजिक पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकेंगी। तो इनको जो है वो
कैपिटल रेस करने में जो है ये सक्षम हो सकेंगी, ये वाली जो जैसा मैं अभी आपको समझा रहा था, क्योंकि जो भी सोसाइटी के लिए जो कंपनी काम करती है तो वो कैपिटल रेस करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। बट जब ये इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, यानी कि जो हमारे यहाँ जो देखने को मिलता है, जैसे कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड रहता है, राइट, तो ये सब जो स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड रहते हैं, तो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जब ये लिस्ट हो जाएंगी कंपनीज वगैरह, इंटरप्राइज वगैरह, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको सोशल कैपिटल मिलेगा, राइट, यानी कि फंड वो रेस कर सकेंगी, राइट, जिससे कि वो कोरोना वायरस महामारी के कारण तबाह हुए रोजगार के साधनों का दोबारा से पुनर्निर्माण जो है वो करने में सहयोग कर सकेंगी, रीबिल्ड कर सकेंगी लाइवलीहुड को, उसकी प्रोसेस को जो अफेक्ट हुई है कोरोना वायरस के कारण। समझ पा रहे हो वाली बात? तो ये वाला सिग्निफिकेंस, इसका महत्व समझना जरूरी है कि कोई भी चीज जो आई है, किसी भी चीज को हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस किया और नया कॉन्सेप्ट है ये, तो वो उसका फायदा क्या होगा उस पर मेनली आपको फोकस करना है, राइट। तो यही बेसिकली सिविल सर्विसेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कुछ चीज आई है, ये कैसे फायदा करेगी सोसाइटी को। तो ये वाला जो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जो रिकमेंडेशन है, अगर उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एज अ पैकेज के तौर पर, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ये वाला जो इकोसिस्टम है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको बहुत ही सहायता मिलेगी और दोबारा से वाइब्रेंट यानी कि दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और प्रॉपर हम लोग को उसका इकोसिस्टम देखने को मिलेगा कि बेहतर तरीके से ये चीज चलती रहेगी और इसमें बाकायदा ट्रांसपेरेंसी यहां पर हमें देखने को मिलेगी, राइट। और इसमें नॉन प्रॉफिट सेक्टर को अपनी पूरी तरह से कार्य करने के लिए मदद मिलेगी क्योंकि उनके पास फंडिंग वगैरह रेज हो जाएगी आसानी से, राइट। और गाइस, इस प्रकार के सोशल कैपिटल की क्या आवश्यकता है? तो देखो, आज के समय पे बड़ी स्थिति जो है वो खराब हो गई है, राइट। तो पूरी स्थिति को ठीक करना, रिपेयर करना, रीबिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस प्रकार के सोशल कैपिटल की, पेशेंट कैपिटल, सहनशील पूंजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। और इकोनॉमी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी लोग को जो है वो रोजगार मिले, राइट, सभी लोग के पास रोजगार के साधन होने चाहिए, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है। बट जब स्थिति जब खराब होती है तो उस समय पर अगर कुछ कंपनीज, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या ऐसी कंपनीज हो सोसाइटी के लिए काम करती है, वो अगर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दें, उनके पास प्रॉपर तरीके से फंडिंग आना शुरू हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आराम से रिजॉल्व हो सकती हैं। और जो कन्वेंशनल कैपिटल जो होती है, जो फाइनेंशियल रिटर्न को प्रायोरिटी पे रखती है, वो ऐसे बर्डन को उठाने में सक्षम नहीं होती, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल कैपिटल की बात करें गाइस, तो ये इस रोल के लिए, सोसाइटी के रोल के लिए ज्यादा सूटेड है, क्योंकि ना ही सिर्फ ये एक पेशेंट कैपिटल है, बल्कि इसके गोल जो है वो सपोर्ट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को बनाने पर, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने पर फोकस करते हैं। और इस समय पर, जिस समय पूरी इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी सोशल इंटरप्राइज क्या होता है, इस चीज को आप समझो। तो सोशल इंटरप्राइज ऐसे रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होते हैं, ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट होते हैं, बट उनका जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस उसका तो मेन फोकस ये होता है कि उसको कमाई करनी है, बट उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जैसे कि हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराना। अब देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में भी हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि पैसा तो आता ही है, क्योंकि वो जिस भी पर्टिकुलर चीज पर R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे, उसके अलावा जो भी वो चीज ऐसी बनाते हैं, एक तो जिससे कि लोगों को जो है वो सस्ते रेट में अच्छी फैसिलिटी मिल सके, बट वो जो रेट होगा वो इतना होना चाहिए कि रिटर्न मिल सके लोगों को, राइट, लोगों का उसमें प्रॉफिट हो सके। और दोनों काम होता है, एक तो बिजनेस पर भी प्रॉफिट हो सके, राइट, यानी कि क्योंकि देखो कुछ भी चीज ट्रेडिंग हो रही है, सेल हो रही है, तो उस पर प्रॉफिट तो होगा ही होगा, इस बात को गौर से समझना। अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि अरे यार, वेलफेयर करने में कहां से फायदा मिल रहा है? वेलफेयर करने में फायदा मिल रहा है ना, कैसे नहीं मिल रहा? अगर कोई व्यक्ति, जैसे मार्केट में जो दवाई जो है वो 500 रुपए की मिल रही है, उन्होंने R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस प्रकार का सोल्यूशन निकाल लिया, लोगों को 500 रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े, 50 रुपए में वो चीज बिक जाए, राइट, मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल हो, तो लोगों को तो फायदा हुआ ना, सोसाइटी का तो फायदा हुआ, कम कीमत पर उनको मिल रही है। अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी की, कि आज की डेट में कितने इश्यूज चल रहे हैं, राइट, हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स के कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी पर कोई ऐसी डिवाइस निकाल दी जाए जो सस्ती भी पड़े, चीप भी पड़े, जिसको लोग आसानी से अफोर्ड भी कर सकें और एनवायरमेंट में भी ये कंट्रीब्यूट करे। तो मार्केट में तो चीज बिक रही है ना, प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक रहा है, लोग खरीद तो रहे हैं ना, तो उससे तो रिटर्न मिल रहा है ना। तो ऐसे बिजनेस जो कि मतलब रेवेन्यू तो जनरेट करते ही करते हैं, बट उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो
सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल इंटरप्राइज जो होते हैं वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। इनफैक्ट काफी सारे सोशल इंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो कि ऑपरेट करते हैं एज अ ट्रेडिशनल बिजनेसेस के तौर पर भी। अब देखो, जैसे कि टेस्ला कंपनी की अगर हम लोग एक एग्जांपल आपकी समझने के लिए, आपको समझने के लिए बस बता रहा हूं मैं, टेस्ला कंपनी किस पर काम कर रही है? ऐसी गाड़ियों पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो कि एनवायरमेंट के लिए काम, मतलब अच्छी रहे, राइट, इस एनवायरमेंट के लिए अच्छी रहे। तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही है? सोसाइटी के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही है ना, सोसाइटी के लिए, इस पूरे एनवायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं? तो ये इस टाइप की चीज है, राइट। बट ध्यान देने वाली बात सिंपल सी ये रहती है कि इसमें जो भी अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इसमें एक बात जो अंतर वाली बात अगर मैं आपसे कहूं तो इन संस्थाओं द्वारा जो उत्पन्न लाभ होता है, यानी कि वो जो भी जनरेट करते हैं प्रॉफिट्स वगैरह को, राइट, तो उनका उपयोग आवश्यक रूप से जो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके भुगतान के लिए नहीं किया जाता। इसके स्थान पर उनके सामाजिक कार्यक्रमों में फिर से ये री इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि अपने स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि उन्हीं को पे आउट करने के लिए ये अपने प्रॉफिट पर काम करें, बल्कि वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं सोशल प्रोग्राम से, जिससे कि ये सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए काम जो है वो हमेशा चलता रहे, राइट, हमेशा बेनिफिट जो है वो मिलता रहे इस सोसाइटी को। तो इस पर ऐसी कंपनी मेनली फोकस करती हैं, काम करती हैं। तो ये ऐसे सोशल एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, राइट, जानकारी बस थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी आगे चल के ये जो SSE जो है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जैसे ही वो अप्रूव होता है देन हम लोग उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब गाइस पेपर 3 के टॉपिक से डिस्कस करते हैं। ई संजीवनी OPD की यहां पर बात हो रही है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ई संजीवनी OPD ये फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है सरकार का। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC मोहाली, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो आती है। ये फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रही है इंडियन सिटीजन्स को। आज की डेट में बड़ी दिक्कत चल रही है, डॉक्टर से कंसल्टेशन बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इवन, और कई बार तो डॉक्टर भी जो है वो खुद ब खुद कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस में रहे, तो वो वाली भी एक समस्या हो रही है। लोग भी जो है वो मतलब हॉस्पिटल जाने से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये चीज को देखते हुए फ्री में जो है वो कंसल्टेशन मिल सके पेशेंट्स को, इंडियन सिटीजन्स को, उसके लिए ये ई संजीवनी OPD जो है वो शुरू कर दिया है, राइट, सरकार के द्वारा। तो ये वाली भी चीज एक आपको पता होनी चाहिए ई संजीवनी OPD के बारे में, राइट। तो ये वेबसाइट हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ये नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस बताई जा रही है। पेशेंट लॉग इन करेंगे, डॉक्टर का लॉग इन भी यहाँ पर रहता है कि डॉक्टर भी अवेलेबल हो, पेशेंट भी अवेलेबल हो, तो वो फिर अपनी समस्या के बारे में वहाँ पर मेंशन करें और फिर उनको एक टाइम जो है वो मिल जाएगा, किस टाइम पर डॉक्टर जो है वो उनसे कंसल्ट करेंगे। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव सरकार ने ये शुरू किया, जिसकी एक आइडिया होना चाहिए आप लोग को। अब यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि मीथेन एमिशन के ऊपर, कि मीथेन जो है जो एमिट हो रहा है ह्यूमंस के कारण, तो उस पर ये रिपोर्ट बताई जा रही है। तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल है, शीर्षक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन मीथेन एमिशन। तो ये रिसेंटली रिलीज की गई है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, राइट। इसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? तो सबसे पहली जो चिंता है वो ये बताई गई है, जो ह्यूमन के कारण जो मीथेन का जो एमिशन हो रहा है इस एनवायरमेंट में, वो बताया गया है कि बहुत तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें 1980s की, तो 1980s के दशक में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया की परंपरा शुरू हुई थी। उसके बाद से आज की डेट में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेज जितना कि अभी तक की तुलना में नहीं देखने को मिला था, राइट, एट प्रेजेंट टाइम पर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर, जब लॉकडाउन था, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ था, उस पर ड्रॉप हम लोग को देखने को मिला था। बट एटमॉस्फेयर में मीथेन जो था वो बेसिकली रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था पिछले साल, यानी कि इसने हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो मीथेन का अचीव कर लिया था, मीथेन एमिशन का। बट कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एमिशन जो है वो कम हुआ था, बट मीथेन का एमिशन हाई हो गया था, राइट। तो ये वाला भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा आप ध्यान में रखना, इस रिपोर्ट में आया है। और बताया जाता है कि ये जो चिंता वाली जो बात है, जो मेन चिंता का विषय है, वो ये है कि मीथेन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है।
बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण से हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर फोकस करते हैं, तो हमें अपने फोकस को मीथेन पर भी रखना है, राइट। वैसे तो हम लोग ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस पर फोकस करते हैं, बट मेन ज्यादा जो बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की होती है, बट मीथेन की भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि ये भी बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 30% तक जो है वो गर्मी वार्मिंग जो है वो क्रिएट कर सकती है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 30% तक वार्मिंग बढ़ा सकती है, यानी कि गर्मी बढ़ा सकती है, टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज करने में सक्षम है 30% तक। अब ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन के कारण जो मीथेन एमिट होता है वो किस कारणवश होता है, उसका सोर्स क्या है, राइट। इस मीथेन उत्सर्जन का स्रोत क्या है, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो देखो 3 सेक्टर आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है इन 3 सेक्टर को, फॉसिल फ्यूल, वेस्ट और एग्रीकल्चर। ये 3 सेक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि ह्यूमन के कारण मीथेन जो है वो रिलीज होता है इस एनवायरमेंट में। सबसे पहली चीज तो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन की बात करें, जब भी तेल को या गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल गैस को या ऑयल को निकाला जाता है, राइट, तो उस समय हम देखते हैं कि 23% मीथेन एमिट होती है इस एनवायरमेंट में। कितने? 23% फॉसिल फ्यूल सेक्टर के अंदर जो आता है। और कोल माइनिंग के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि 12% एमिशन होता है। तो हमने क्या चीज देखी? फ्यूल सेक्टर में 23% होता है, राइट, और हम लोग ने देखा कोल माइनिंग भी जो है वो इसी में हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है, तो इसमें 12% होता है। तो ऑयल एंड गैस में 23%, कोल माइनिंग में 12% हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे कि लैंडफिल्स जो होती है और वेस्ट वाटर जो होता है, यानी कि जमीन के नीचे जब हम लोग कचरे को गड़ा देते हैं, राइट, और वेस्ट वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है, खराब पानी जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये 20% एमिशन को कंट्रीब्यूट करता है वेस्ट सेक्टर में। और एग्रीकल्चर में हम लोग को देखने को मिलता है लाइव स्टॉक एमिशन जो होता है मैन्योर का, मैन्योर के कारण जो हम लोग को देखने को मिलता है, या हम लोग को फर्मेंटेशन जब हम लोग को देखने को मिलता है, जब भी मैन्योर वगैरह बनाया जाता है, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, जब भी खाद वगैरह बनाई जाती है तो काफी सारे वेस्ट को जो है वो सड़ाया जाता है, तो उसके बाद जो है वो बनाई जाती है। तो ये फर्मेंटेशन की जब प्रोसेस होती है, इसमें 32% जो है वो एमिशन होता है, और राइस कल्टीवेशन में 8% एमिशन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? 32 और 8 कितना हो गया? 40%। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है मीथेन के मामले में, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर ऑयल एंड गैस की भी बात करें तो 23 और 12 हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना हो गया? 23 और 12 35% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑयल एंड गैस 40% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर 35%, ऑयल एंड गैस 40%, एग्रीकल्चर कितना हो गया? 75 हो गया, 75, और 25% हम लोग को देखने को मिलता है कि ये वेस्ट वाटर और लैंडफिल जो है वो करते हैं। यहाँ पे 20 लिखा है, तो ऑलमोस्ट 20-25% ये करते हैं। बट आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार से बनता है, ये एनालिसिस जो होती है ना सिविल सर्विसेज के अंदर, वो यही वाली होती है कि आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा एमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से बताइए कि सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन में कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, राइट, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट याद रखो, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज में हम और अलग अलग क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है रोकने के लिए, यानी कि कम करने के लिए। तो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि वो मीथेन के एमिशन को रोक सकती है, राइट, फार्मिंग से, फॉसिल फ्यूल ऑपरेशन से और वेस्ट मैनेजमेंट से। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इंडिया के पास भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने का वेस्ट सेक्टर के अंदर। चाइना के अंदर कोल प्रोडक्शन के मामले में और लाइव स्टॉक के मामले में सबसे बेस्ट पोटेंशियल है इसको रिड्यूस करने का। अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलता है लाइव स्टॉक के मामले में, और फिर ऑयल एंड गैस के मामले में अच्छा पोटेंशियल है रिड्यूस करने का। और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि वो लो कॉस्ट मीथेन कट जो है वो कर सकती है, राइट। तो ये वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। अब कुछ सजेशन है इस रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशन जो होता है वो 45% तक कट होना जरूरी है, यानी कि इसमें 45% तक इसे हमें घटाना जरूरी है अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट से बचना चाहते हैं, राइट। इसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव से अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो हमें मीथेन के एमिशन को 45% तक कट करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसा कट जो होगा वो 2045 तक इस एनवायरमेंट को, इस पर्टिकुलर पूरे यानी कि एटमॉस्फेयर को गर्म होने से, टेम्परेचर राइज होने से बचा सकता है। 0.3 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा अगर हम ये कटौती कर देते हैं तो, जो कि बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फायदा आने वाले समय में क्या होगा। और अगर थोड़ा सा डेटा कोशिश करो अगर याद रख पाओ एग्जाम के समय पे, मेंस के समय पे, बट एक्यूरेट अगर याद हो तो ही फायदेमंद है, वरना तुक्का नहीं मारना है वहां पर। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आप अगर तुक्का लगाओगे और आपकी कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनने अगर पकड़ लिया गूगल करके आपका तुक्का, तो आपने भले ही दूसरे कितने भी आंसर कितने अच्छे क्यों ना लिखे हो, टॉप नॉच क्यों ना लिखे हो, आपके साथ मार्क्स में जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि उनको तो हमेशा लगेगा कि आप तो तुक्केबाजी कर रहे हो, राइट। तो ये चीज मेरी ध्यान से समझना, राइट। भले ही ये वाला फिगर मत लिखो, फिगर याद नहीं है तो मत लिखो, बट ये लिख देना कि 2045 तक या आने वाले समय में टेम्परेचर लेवल जो है वो राइज नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा इसमें है। तो जो भी पॉइंट लिखो सिंपल और सटीक लिखना है, ठीक है, समझ आ रहे हो बात को। इसके अलावा ये 2,60,000 प्री मैच्योर डेथ को प्रिवेंट कर देगा, 7,75,000 अस्थमा से रिलेटेड पेशेंट जो है वो हर साल जो हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे, राइट। और 25 मिलियन टन क्रॉप का लॉस होने से भी बच जाएगा, राइट। फसल को लॉस होने से भी रोका जा सकता है, राइट, उसकी हानि होने से भी रोका जा सकता है। ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। 3 बिहेवियरल चेंज, व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ये भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फूड वेस्ट को रिड्यूस करना, जो फूड वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है वो भी एक कारण हम लोग को, ऑर्गेनिक वेस्ट वो भी कारण देखने को मिलता है जिसके कारण से मीथेन जो है वो रिलीज होता है, राइट। और इसके अलावा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, हेल्दी डाइट्स को अडॉप्ट करना है, चाहे वो वीगन डाइट हो, वेजिटेरियन डाइट हो, या फिर लोअर मीट या डेयरी कंटेंट हम लोग को देखने को मिले, तो इस चीज पर काम करना है। तो ये भी मीथेन के एमिशन को 65 से 80 मिलियन टन हर साल जो है वो रिड्यूस कर सकती है आने वाले 10 सालों में, क्योंकि मीट से भी बहुत ज्यादा एमिशन जो है वो होता है मीथेन का। तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए इस प्रकार से। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एक, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक आप सभी जानते हैं क्या आएगा, ही आएगा। उसमें आप अपने क्लाइमेट चेंज वाले आंसर में ये एडिशनल पॉइंट मीथेन वाला जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर याद रहे आपको तो ये रिपोर्ट का नाम लिखकर मेंशन कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये डेटा जो है वो बताया गया था। तो उससे क्या होगा, हाई क्वालिटी आंसर आपका दिखेगा। और जब जो चीज हमें ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कोरोना वायरस, हेल्थ केयर से हमें पता है क्वेश्चन आएंगे, तो क्यों नहीं हम लोग आज से ही मेंस के कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेंस की तैयारी यही तो होती है। मेंस की तैयारी आपका प्री निकलने के बाद नहीं होती, साथ ही साथ चल रही होती है। जब भी मैं आपको बोलता हूं कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए फायदेमंद है, कोशिश किया करो कि उस एरिया के अंदर या उस टॉपिक के अंदर आपने, मेरे ख्याल से मेंस के लिए टॉपिक्स बना के रखे होंगे, नहीं बनाए तो आपने बेसिकली एरियाज बना के रखे होंगे कि हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, जो भी एरियाज मैं आपको बताता हूं, तो उससे रिलेटेड शीट अपनी तैयार किया करो, उसके अंदर पॉइंट्स लिखा करो, और फिर जब भी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो उन पॉइंट्स का उपयोग करो, राइट, अपने मेंस के आंसर में, आपके मेंस के आंसर को बिल्कुल टॉप नॉच बनाने के लिए। क्योंकि मेन फोकस तो ये है ना कि आपका आंसर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। और जितना आपका आंसर अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करते हुए होगा, जैसे ये मीथेन को आप ऐड कर दो, वो जो कि बहुत ही लिमिटेड लोगों ने किया होगा, लिमिटेड में आप हो, और लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होता है। वजह यही कि उनकी कॉपी थोड़ी सी अलग और तरीके वाली दिखती है जिसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करो। चलो एनीवेज, वैसे तो आपको पता होगा, बट ये सब चीजें भी बीच बीच में आपको बूस्ट करने के लिए करता रहता हूँ कि कहीं भूल ना जाओ। वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, 1 साल की पूरी प्रोसेस है, राइट। अब देखिए कुछ यूरानियम की बात करते हैं कि यूरानियम और इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां पर होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, इतने समय से बात करते आ रहे हैं यूरानियम के बारे में। ईरान को लेकर जब मुद्दे के बारे में हमने डिस्कस किया था, यूरानियम इनरिचमेंट कर रहा है ईरान, तो उस समय भी हमने बात करी थी, याद आ रहा है कि नहीं। तो देखो महाराष्ट्र की जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास 7 किलो नेचुरल यूरेनियम पाया गया। इन 2 लोगों के पास, 2 आरोपियों के पास इनको अरेस्ट किया है, बताया गया है। और इसकी कीमत कितनी बताया, मात्र 7 किलो की, 7 किलो यूरेनियम की कीमत 21 करोड़ रुपए के आसपास है, 21 करोड़ रुपए। आप लोगों के आंखों में डॉलर तो नहीं बन के आ गया कि अरे यार थोड़ा सा यूरेनियम मिल जाए, राइट। चलो एनीवेज, आगे की बात बताता हूँ यूरेनियम के बारे में। तो देखो इन दोनों को जो अरेस्ट किया गया है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत अरेस्ट किया है, क्योंकि इनके पास यूरेनियम था बिना लाइसेंस के, यानी कि बिना लाइसेंस के ये यूरेनियम लेकर घूम रहे थे अपने साथ। और एग्जैक्टली यूरेनियम जो है वो है क्या और इसके क्या उपयोग हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली जब भी ये हम लोग को जो देखने को मिलता है वो मिट्टी में, रॉक में, चट्टानों में, राइट, और पानी में लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये नेचुरल तौर पर होता है, पाया जाता है,
राइट। और कमर्शियली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूरेनियम बियरिंग मिनरल्स से, यानी कि मिनरल्स में जो यूरेनियम लग जाता है तो उससे फिर कमर्शियल तौर पर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, राइट। और यूरेनियम जो होता है वो सिल्वरी ग्रे टाइप का होता है, इसकी अपीयरेंस जो होती है वो सिल्वरी ग्रे टाइप की मेटालिक अपीयरेंस इसकी हम लोग को यूरेनियम की देखने को मिलती है, राइट। इस टाइप का ये दिखाई देता है। और मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी यूनिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसी विशेषताएं होती है जो कि न्यूक्लियर के लिए सपोर्टिव होती है, राइट। और देखिए जैसे कि मेडिकल प्रोसेस के दौरान जो रेडिएशन जो होती है, जैसे कि कई सारे लोग वो करवाते हैं ना, एमआरआई करवाते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो उसमें भी रेडिएशन पास होती है बॉडी से। तो ये बेसिकली रेडिएशन के अगेंस्ट एक शील्ड का काम भी करता है यूरेनियम, और ऐसा यूरेनियम जो कि डिप्लीटेड होता है, यानी कि वो ज्यादा क्षमता का नहीं होता, डिप्लीटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसा यूरेनियम जो होता है वो भी मतलब मेडिकल प्रोसेस के दौरान रेडिएशन के अगेंस्ट एक शील्ड का काम करता है, यानी कि इसके पास से जो है वो रेडिएशन नहीं गुजरता, रेडिएशन को ये ब्लॉक कर देता है, राइट। रेडिएशन थेरेपी का उपयोग करते हुए, और इवन जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना रहता है कि जिससे कि वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका रेडिएशन बाहर एनवायरमेंट में ना जाए, तो एक यूरेनियम की परत जो है उसके आजू बाजू लगा दी जाती है, जिससे कि वो जो है वो बाहर ना रिलीज हो उसका रेडिएशन, ठीक है। यानी कि जो भी मटेरियल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसका रेडिएशन बाहर ना रिलीज हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये भी रेडियो एक्टिव ही होता है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है, बट इसकी जो डेंसिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि वो रेडिएशन जो होती है उसके अंदर उसको रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी डेंसिटी हाई होने के कारण। और इसकी जो हाई डेंसिटी है वो इसको बहुत ही उपयोगी भी बनाती है एयरक्राफ्ट्स में काउंटर वेट करने के लिए, यानी कि एयरक्राफ्ट्स में जब बैलेंसिंग की बात होती है, वेट को बैलेंस करने की बात होती है, राइट, कि कहीं पर जब जब जो बैलेंस जो है वो हो नहीं पा रहा सही तरीके से एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसको प्रॉपर बैलेंस की आवश्यकता है, राइट, उड़ान लेने के लिए। और जो भी क्राफ्ट जब बनाए जाते हैं तो यही चेक किया जाता है कि वो बैलेंस रहे, एक तरफ उसका वेट ना हो, तो उस समय भी हम लोग को देखने को मिलता है कि काउंटर वेट्स करने के लिए इसका उपयोग एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है, और इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी इसका उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया में यूरेनियम की माइनिंग कहां पर होती है, तो देखो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि धारवाड़ की जो चट्टाने हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है यूरेनियम। यूरेनियम धारवाड़ रॉक्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि पाया जाता है, और ये हम लोग को झारखंड के अंदर सिंहभूम कॉपर बेल्ट, या फिर इसे हम लोग सिंह भूमि तांबा पट्टी जो है वो कहते हैं, तो यहां पर ये झारखंड में है और यहां पर यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कॉपर बेल्ट जो है वो कहां पर है, तो वो झारखंड में, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उदयपुर, अलवार और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हम लोग को राजस्थान की देखने को मिलती है, वहां पर पाया जाता है। तो हमने देखा कि झारखंड में, राजस्थान में, इवन छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी पाया जाता है, और महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है भंडारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, वहां पर भी पाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों में यूरेनियम के डिपॉजिट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां से यूरेनियम पाया जाता है। तो ये चीज, इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ एरिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी डिस्कवर हुए हैं जहां पर कुछ मात्रा में यूरेनियम के रिजर्व्स पाए जाने की खोज जो है वो सामने आई है। और ये कहां पर है गाइस, तो देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेषलम फॉरेस्ट कहां पर है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश के अंदर। और श्रीसैलम फॉरेस्ट कहां पर है, तो ये तेलंगाना पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बीच में, इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में ये जो है वो पाया जाता है, ये वाला रिजर्व जो है वो बताया गया कि यहां पर यूरेनियम के होने की संभावना है, तो ये वाली खोज हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है यूरेनियम से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब स्पेस एक्स की स्टारशिप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च करके लैंड करवाया गया है अभी रिसेंटली ही, राइट। और नासा जो है वो स्पेस को एक्सप्लोर कर सके बेहतर तरीके से, उसके लिए ये स्टारशिप जो है वो तैयार की गई है, स्टारशिप रॉकेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्टारशिप रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा तैयार किया गया। इसका सीरियल नंबर 15 इसको जो है वो नाम दिया इस स्टारशिप रॉकेट को, कि स्पेस के मिशन में नासा इस रॉकेट का उपयोग कर सके। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद नासा और स्पेस एक्स को काफी राहत मिली, रिलीफ मिली, राइट। और क्योंकि ऐसे पहले 4 प्रोटोटाइप जो है वो स्टारशिप के बनाए गए थे जो कि फेल हो गए थे, राइट। और जैसे ही वो नीचे लैंड करते थे उसी समय वो टूट जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे पूरी तरह से, राइट। स्टारशिप है क्या, इस चीज को आपको मेनली समझना जरूरी है। तो
फुल स्केल स्टेनलेस स्टील और बुलेट शेप का ये रॉकेट शिप हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया। और इस स्पेस क्राफ्ट को डिस्क्राइब किया गया है एज अ गेम चेंजर के तौर पर स्पेस ट्रैवल के लिए, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो क्रू के लिए और कार्गो के लिए है, कि जो अर्थ के ऑर्बिट पर जा सकता है, मून पर जा सकता है, मार्स पे जा सकता है, उसको पूरी तरह से रीयूज कर सकते हैं। राइट, दो पूरी तरह से रीयूज कर सकते हैं। जो लॉन्च व्हीकल जो होते हैं ना, ये पूरी तरह से रीयूज हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि रॉकेट्स वगैरह हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि सैटेलाइट जो होती है उसके नीचे जो है वो रॉकेट लगा रहता है, रॉकेट ही सैटेलाइट को ऊपर तक ड्रॉप करके आती है, बट फिर वो जो है वो रीयूज उसको नहीं कर सकते। बट इन्होंने रीयूजेबल स्पेस ट्रैवल, जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है स्पेस ट्रैवलिंग के लिए, उसको बना दिया। रीयूजेबल रॉकेट इन्होंने ये तैयार कर दिया है। बहुत ही शानदार चीज है। स्पेस एक्स ने डिस्क्राइब किया है स्टारशिप को कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। और मानना पड़ेगा यार, एलॉन मस्क को अगर कभी टाइम मिले तो उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आज भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक निकल जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे दिन चला गया और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। इनका कभी जो लाइफ स्टाइल है उसको जानने की कोशिश करना, ये जो अपना काम करते हैं ना, इनका कहना सिर्फ एक क्लियर है, इन्होंने अपने पूरे काम को टाइम स्लॉट पे बांटा हुआ है। राइट, टाइम स्लॉट में इन्होंने टाइम को, मतलब सुबह जब उठते हैं ये और 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं, और उनका कहना ही है कि 7 घंटे जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाऊंगा। और खाना भी जो ये खाते हैं, इवन अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेते, ये बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए, टाइम वेस्ट है। और जब भी अपनी कंपनी में रहते हैं, हर एक काम, जैसे कि मतलब कई बार सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, खाना खाने में 1 से 1.5 घंटा जो है वो खाना खाने का ब्रेक या 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, कि खाना खाने के बाद थोड़ा अपन एंटरटेनमेंट करेंगे, पिक्चर देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एलॉन मस्क आज की डेट में सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि जब वो खाना भी खाते हैं तो वो अपनी मीटिंग करते हैं किसी ना किसी के साथ खाना खाते हुए, कि जिससे कि वो खाना भी खा लें और मीटिंग भी उनकी हो जाए। और 5 मिनट का रूल भी रखते हैं कई बार ये, कि 5 मिनट में खाना निपटाओ फटाफट। जैसे कि अगर उनकी कोई मीटिंग नहीं है तो 5 मिनट के अंदर घड़ी चालू करी, टाइमर 5 मिनट सट खाया और अपने प्रोडक्टिव काम में लग गए। मीटिंग भी ये करते हैं, मीटिंग किसी से इनकी मीटिंग होती है, राइट, जब भी ये होती है ना ऑफिस के अंदर मीटिंग वगैरह होती है, सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ वहां पे रूल है इनके लिए 5 मिनट का टाइम, सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि 5 मिनट दूंगा, जो बोलना है बोल। 5 से 6 मिनट हुआ तो गुस्सा होने लगता है। मतलब टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिस व्यक्ति ने टाइम को इंपॉर्टेंस दी वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इनका थोड़ा सा एक मैं आपको नियम बताना चाहता हूं, जो आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर लोगे तो सक्सेसफुल बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। इनका ये नियम ये कहता है, पहले तो पूरा दिन सुबह उठ के जो इनके, पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं कि इनको क्या क्या करना है, राइट, सुबह से लेकर रात तक की, ठीक है। अब जो प्रायोरिटी वाले काम है उसको वो सबसे पहले निपटा लेते हैं। जैसे कि आप जो है वो सुबह उठ रहे हो, अब आपने देखा यार आपका एनवायरमेंट जो है वो उसमें कमी, आपने अभी तक जो है वो एनवायरमेंट की तैयारी शुरू नहीं करी, तो चलो कमलाक्ष सर का सबसे पहले ये लेक्चर देखकर फिनिश करते हैं, राइट। या फिर जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और जिसकी आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं, और आप उसको प्रायोरिटी पे रख रहे हो, यार ये मुझे फिनिश करना है, इसको तो मैंने किया ही नहीं, राइट। या टेस्ट लगाना है आपको, टेस्ट सीरीज करनी है आपको कंप्लीट, तो आपने बिल्कुल उसको प्रायोरिटी पे रख लिया, जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, राइट। पहले प्रायोरिटी वाले आपने टास्क पूरे निपटा दिए सुबह उठने के बाद ही, राइट। उसके बाद फिर दूसरे टास्क किए। तो इस प्रकार से ये मतलब अपना शेड्यूल बनाते हैं। और काम करने का इनका ये रहता है कि टाइम को लॉक करते हैं ये, मतलब कि बोलते हैं कि 1 घंटे में मैं सिर्फ इसी टास्क को 1 घंटे में फिनिश करूंगा, या 2 घंटे, जो भी इनका टाइम रहता है, कि ये वाला टास्क जो होगा उसको मुझे 1 घंटे में फिनिश करना है। तो उससे क्या रहता है, माइंड को ये पहले ही सिखा देते हैं कि भैया ये काम 1 घंटे में होना चाहिए। तो हमारा माइंड जो होता है वो फिर मतलब इधर उधर उसका कॉन्सेंट्रेशन हिलता नहीं है, फोकस रहता है। और ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, डोंट वरी। आप धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे इस काम पे, तो आपका पूरी तरह से फुली तरीके से आप फोकस रहोगे। देख रहे हैं इनकी कई बार कॉन्फ्रेंस होती है, ये कहीं खो जाते हैं अपनी ड्रीम में, यानी कि भले ही कितना भी कुछ चल रहा हो आसपास, कुछ भी कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बट इनका फोकस एक ही जगह पे रहता है। मतलब पूरा फुल फोकस इंसान है ये। और ये फोकस जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो डेवलप होता है। डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा, बट टाइम देना पड़ता है, कुछ काम करने होते हैं। जैसे कि मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बोला था कि सर मुझे मतलब मेरे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं सबको बोलता हूं आपको क्या करना चाहिए, अपने पेपर पर जब भी आप जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि आप सुबह 7 बजे उठे हो, तुरंत लिख लो उस पेपर पर, यानी कि आपकी डायरी होनी चाहिए आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे, या जहां पर भी आप हमेशा रहते हो, राइट। डायरी होनी चाहिए, उस पर क्लियर लिखो कि सुबह 7 बजे आप उठे हो, फिर 7 से 7:30 आपने क्या किया, जो भी किया क्लियर लिखो, राइट।
7:30 से जो भी आपने अपना टाइम लिखा है यहाँ पे कि मुझे 7:30 से 8 बजे तक, मतलब 7:30 से 11:30 बजे तक या 7:30 से 10:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। और अपने पास अगर आपके पास एक टाइमर होता है, टेबल पे रखने वाला टाइमर होता है, वो मैं यूज करता हूँ, मतलब टाइम को पूरा मैनेज करने के लिए। तो वो एक टाइमर आता है एक अलग से, वो टेबल पे आप रख सकते हो, उसमें होती है। अगर टाइमर नहीं है तो मोबाइल सबसे बेस्ट ही अपना, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, जब भी उठ रहे हो, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए उठ रहे हो या जो भी आपने ब्रेक लिया, उस टाइमर को उस ब्रेक पर चालू कर दो, राइट। और जैसे ही वो आपके, जैसे 3 घंटे का आपका ये शेड्यूल है, तो 3 घंटे में प्रोडक्टिव पढ़ाई आपने कितने घंटे की करी है, मतलब कितने घंटे तक आपने रीड किया है, लर्न किया है, उसको आप उसके सामने लिख दो, उस टाइम के सामने, कि इतने घंटे तक जो है वो आपने किया है, या फिर इतने पर्टिकुलर टाइम पे आपने अपनी पढ़ाई करी है। तो उससे क्या रहेगा, उससे आप लोग जो हो अपने आपने वेस्ट टाइम कितना किया है और कितना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव आपने अपने लिए बनाया है, वो पूरे दिन के एंड में आपको पता लग जाएगा। और इस प्रैक्टिस को अगर आप 1 हफ्ते तक करोगे तो आप अपने टाइम को मैनेज करना आराम से सीख जाओगे। और फिर आपको पता लगेगा कि यार कौन सी एक्टिविटी आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, किस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, और दिमाग जो रहेगा ना आपका पूरी तरह से फोकस होना शुरू हो जाएगा। बट जरूरत है आपको काम करने की, इस चीज पे काम करो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, ये सब चीजें भी बताना आपको जरूरी होता है, राइट। तो स्पेस एक्स ने डिस्क्राइब किया है स्टारशिप को कि दुनिया का पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। इसके पास एबिलिटी है कि 100 मेट्रिक टन से भी ज्यादा 100 मेट्रिक टन से भी ज्यादा जो है वो लोड कैरी करके ये धरती के ऑर्बिट पर ले जा सकती है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट के क्या महत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। रीयूजेबिलिटी, बहुत शानदार पर्सन है इलॉन मस्क, ऐसा काम करते हैं रीयूज करने का, हर एक चीज जो है वो रीयूज हो सके, राइट, यानी कि वेस्ट ना हो। तो ये भी तो कितनी बड़ी चीज है कि कुछ चीज वेस्ट नहीं करना है, रीयूज करना है, बेहतरीन चीज। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को एक्सेस करना और उसके लिए उसका हार्ट तैयार करना, मतलब कि वही चीज कि रीयूजेबिलिटी, मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटर स्पेस ट्रैवल के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, उसको रीयूजेबल बनाना मतलब बहुत ही शानदार चीज। स्पेसएक्स बिलीव करती है कि मेजॉरिटी जो लॉन्च के कॉस्ट की होती है, यानी कि लॉन्च व्हीकल के कॉस्ट की जो मेजॉरिटी होती है, वो उन्हीं खर्चे के ऊपर आधारित होती है जिन खर्चे पे वो रॉकेट बनता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो रॉकेट बना सकती है, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो स्पेस ट्रैवल करने की चीजें बना सकती हैं, बट इसने कर दिखाया एलोन मस्क ने। इनका कहना है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है, और प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने में टाइम लगता है और इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अरे सबने इनका मजाक उड़ाया था, आज की डेट में सब इनको बोलते हैं कि इतने शार्प माइंड, इतना तेज दिमाग, मतलब इतनी सारी कंपनी को संभालना एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे सभी के पास है, उस 24 घंटे को आप कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, और वही आपको अलग बनाता है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी यही है, लोग जो है वो इतने साल बर्बाद कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। कोई उनके पास गाइड ऐसा नहीं होता कि जो उनको बता सके ये सब चीजों के बारे में कि कैसे वो टाइम को मैनेज करके पूरी चीज अच्छी कर सके, क्या प्रोडक्टिव है क्या प्रोडक्टिव नहीं है वो थोड़ा बता सके। बट डोंट वरी गाइस, मैंने सोचा है जुलाई से 2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जो है वो एक बैच शुरू करूंगा जो कि फुल फ्लेज सिविल सर्विसेज की तैयारी का होगा, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, पूरे लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक के पढ़ाए जाएंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं खुद कवर कराऊंगा। ये ऑफलाइन में करता था, अब इसको मैं ऑनलाइन जो है वो लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि ऑफलाइन में एटलीस्ट आप जो है वो सामने वाले को गाइड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, बट ऑनलाइन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। इसलिए इस बैच को मैंने सोचा है लिमिटेड रखूंगा, कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए ही ये बैच ओपन रहेगा, राइट। तो इस चीज को मैं शुरू करने वाला हूं, क्योंकि मुझे चाहिए यार रिग्रेस तैयारी करवानी कि, क्योंकि हर जगह जो है आए टीचर पढ़ाए और चल दिए, मैं यहां पर कनेक्टेड रहूंगा, मैं आपको मजबूर करता रहूंगा कंटिन्यूअसली कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिविल सर्विस 1 साल तक खा जाऊंगा आप लोगों को, राइट, मजबूर कर दूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए यार कि मेरे साथ जुड़ रहे हो आप तो सीरियस एस्पिरेंट्स ही जुड़ो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे कोर्स को ले रहे हो सीरियस, अगर तैयारी वाकई में करना चाह रहे हो तो ही लो, वरना मत लो। और मेरे लेक्चर्स भी थोड़े से लेंदी भी इसलिए होते हैं क्योंकि मैं एक टॉपिक को जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके 360 डिग्री में समझाता हूं, आपको चीजों को बताता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए जिससे कि आपको फायदा मिल सके, राइट। तो ये वाली चीज है, इस मतलब ये इलॉन मस्क को फॉलो करो, कभी अगर मौका मिले तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, आपको पता लगेगा। और ऐसे लोगों को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि किस टेक्निक का वो उपयोग करते हैं इतने फोकस रहने के लिए, राइट, क्योंकि आपका भी काम यही है ना, फोकस रहने का अभी। और देखो, आप दिल से बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट, मुझे पता है आप सभी लोग बनना चाहते हो, बट वो सिविल सर्वेंट बनने के लिए आज के एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। और एग्जाम क्लियर कैसे होगा सभी को पता है, पढ़ने से होगा, टाइम देने से होगा स्टडीज में, राइट, वरना नहीं होगा। तो टाइम देना सीखो आप।
राइट, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी पर फोकस करो। चलो, और ये जो भी खर्चा जो होता है, राइट, तो इन्होंने क्या किया, मतलब रॉकेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो किस चीज पर होता है, वो रॉकेट के डिजाइन पर होता है, रॉकेट पे जो भी मटेरियल लगता है उस पर होता है, और उसी मटेरियल को अगर हम लोग दोबारा से रीयूज कर लेंगे तो रॉकेट बनाने के ऊपर खर्चा भी जो है वो कम हो जाएगा। तो इनका दिमाग देखो आप, कम खर्चा, राइट, और एनवायरमेंट पर भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए रीयूजेबल, कि कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो, क्योंकि वेस्ट होने में हम लोग को देखने को मिलता है कि बड़ी एनवायरमेंट को बड़ी दिक्कत आती है उसके डिग्रेडेशन पर, राइट। तो ये वाली चीज होती है, और काफी सारी चीज तो डिग्रेड नहीं होती है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को देने की पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। तो उसमें से कई बार हम देखते हैं कि केमिकल एनवायरमेंट में कुछ सालों के बाद जो है वो रिलीज होने लगता है, मिट्टी को खराब कर देती है, ये वाली चीज ऐसी हो जाती है। तो अल्टीमेट डिजाइन जो है, जो कि उसे बर्न करके दोबारा से री एंटर कर सके, यानी कि रिसाइकल उसको कर सके, उसी सिस्टम पर, उसी इंस्ट्रूमेंट पर वापस बनाने में रिसाइकल उसको कर सके, राइट। तो ये इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और बेहतरीन चीज रहेगी है। इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगी, सैटेलाइट्स को ये डिलीवर कर सकता है काफी कम कीमत में, राइट। मतलब जो इनका जो फैल्कन व्हीकल है, फैल्कन भी जो है वो इसी का ही है, एलोन मस्क का, उससे भी सस्ते रेट में सैटेलाइट्स को भेज सकता है, राइट। कार्गो और क्रू दोनों को भेज सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, यानी कि साइंटिस्ट, रिसर्चर, एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं, राइट। कार्गो जा सकता है, सामान जा सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इससे, इस स्पेसशिप से, राइट। और एक बार जब ये डेवलप हुआ पूरी तरह से, तो ये जो स्टारशिप जो है, स्पेसशिप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो लोगों को लेकर जाएगा, ये बेसिकली लार्ज अमाउंट कार्गो का मून तक भी पहुंचा सकता है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है। और मून के बियॉन्ड स्पेसक्राफ्ट भी जो है वो जा सकता है, क्रूज को ले जा सकता है, कार्गो को ले जा सकता है, इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी, यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ले जाने के लिए भी जो है वो इस मिशन का उपयोग किया जा सकता है। नासा का आर्टेमिस मिशन की भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे इस। तो पिछले महीने नासा ने स्पेस एक्स को चूज किया है कि स्पेस एक्स उनका जो है वो लैंडर बनाए, राइट, अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए लैंडर बनाए जो कि प्लैनेट पे जाकर लैंड कर सके, राइट। तो इनका आर्टेमिस मिशन जो है वो मून का हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर ह्यूमन को जो है वो मून पे भेजा जाएगा 10 सालों के अंदर अंदर। तो ये उनका प्रोग्राम है, तो उसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स को चूज किया है। तो अब देखिए नासा को कितना फायदा मिल रहा है स्पेस एक्स से। किसी ने नहीं सोचा था कि एक प्राइवेट कंपनी इस प्रकार का काम करना शुरू करेगी, और वो भी किस चीज को ध्यान में रखते हुए, पैसा कम लगे, कॉस्ट कम लगे। प्राइवेट कंपनी वो तो सोचेगी ना कि अरे हम तो पैसा बताएंगे, हम तो कमाएंगे। कमा तो रहा है एलोन मस्क, इतना कमा रहे हैं एलोन मस्क की बिल गेट्स और इनसे ऊपर हो गई थी ये अमेजोन के फाउंडर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जेफ बेजोस, इनसे ऊपर चली गई थी इनकी है अभी रिसेंट पास में हमने देखा था कमाई, राइट, इनकम। तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है ये हम लोग को देखने को मिले हैं एलोन मस्क, आपको पता होगा इनके बारे में। और इनका जो ये व्हीकल है, ये स्टारशिप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये अगले मनुष्य को और पहली महिलाओं को मून पर ले जाने वाला है, राइट। फर्स्ट वुमेन जो है वो जाएंगी आर्टेमिस मिशन के थ्रू मून पर। और ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो है उसके थ्रू नासा मेनली एम ये कर रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएं, कैपेबिलिटीज और बिजनेस अप्रोचेस हम लोग को देखने को मिल सके, जो कि अल्टीमेटली फ्यूचर में मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए भी काम में ली जा सके, यानी कि मार्स जाने के लिए भी ह्यूमन भी जो है वो मार्स जाकर एक्सप्लोर कर सके, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा सके। तो इस पर भी ये प्रोग्राम का मेन फोकस है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। मैंने आपका थोड़ा सा इस टॉपिक में ज्यादा समय लिया कुछ एक्सटर्नल चीजें भी बताने के लिए, क्योंकि जरूरी रहता है कि ये सब चीजों, दूसरी चीजों की भी आपको जानकारी हो, राइट। बाकी आपके पास ऑप्शन है ही फॉरवर्ड करने का, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपको सुनना ही है, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड करके टॉपिक पर जा सकते हो, राइट। चलो, इको सेंसिटिव जोन जो कि हम लोग को थाने क्रीक के आसपास देखने को मिल रहा है, थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको अभी घोषित किया है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है एक इको सेंसिटिव जोन थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी के पास। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है कि थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी कहां पर है, तो महाराष्ट्र, आप ध्यान में रखना। और एक गुड न्यूज देनी है सभी लोगों को, कल टेलीग्राम पे तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था अपन ने, अब वो नेगेटिव आ गया है फाइनली। बट खांसी बहुत हो रही है, खांसी जा नहीं रही, खांसी जो है वो बीच बीच में हो रही है, थोड़ा सा गले में बस दिक्कत हो रही है, बाकी रिपोर्ट अपनी अच्छी आ गई आप लोग की दुआ से, एंड थैंक यू। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा एरिया होता है जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट, टाइगर रिजर्व है, उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसके आसपास एक ऐसा जोन तैयार कर दिया जाता है, राइट, कि जहां पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ना हो, किसी प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी ना हो, राइट। जैसे कि
अगर कोई एरिया है जहां पर ऐसी प्रजातियां रह रही हैं जो कि लुप्त होने वाली हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्पीसीज वहां पर रह रही हैं, कि अगर वहां पर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह अगर ओपन होती है, तो उन प्रजाति को डिस्टर्बेंस होगा, राइट। उसके कारण हो सकता है कि वो प्रजाति जो है वो मर भी जाए, राइट, लुप्त हो जाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए ऐसे एरिया पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ब्लॉक कर दी जाती। तो इको सेंसिटिव जोन का मेन पर्पस ये है कि किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया के आसपास जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो रोक दी जाए, कम कर दी जाए, राइट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क के आसपास हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, दूसरी मरीन सेंचुरी है ये महाराष्ट्र के अंदर, मालवान सेंचुरी के बाद। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना कि मालवान सेंचुरी कहां पर है, तो ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा, राइट। और ये जो वेस्टर्न बैंक हम लोग को थाने क्रीक का देखने को मिलता है, वहां पर ये लोकेटेड है, और इसे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो ये हम लोग को देखने को मिलती है, यहां पर 39 कैटेगरी की मैंग्रोव स्पीसीज है, 167 यहां पर स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, 39 प्रजातियां मैंग्रोव की पाई जाती है, 167 प्रजातियां हम लोग को बर्ड्स की, चिड़ियाओं की जो है वो, पक्षियों की जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लैमिंगो। 45 प्रजाति मछलियों की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। 59 प्रजाति हम लोग को बटरफ्लाइज की, तितलियों की हम लोग को देखने को मिलती है, और 67 इंसेक्ट की प्रजाति, कीटों की 67 प्रजाति हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और मैमल्स भी हैं यहां पर, जैसे कि जकाल और दूसरे सियार और दूसरे हम लोग को मैमल्स देखने को मिलते हैं। थाने क्रीक की बात करें गाइस, थाने क्रीक, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि एक इनलेट है, अरेबियन सी की शोर लाइन पर हम लोग को देखने को मिलता है। अरब सागर जो है उसकी तट रेखा पर स्थित एक प्रवेश द्वार, इनलेट हम लोग को ये देखने को मिलता है, जो कि मुंबई सिटी को जो है वो आइसोलेट करता है, अलग करता है इंडियन मेनलैंड से। तो मुंबई सिटी थोड़ा सा दूर है इंडियन मेनलैंड से। देखो मैप के थ्रू भी मैं इस चीज को आपको समझाता हूं। हम चलते हैं मुंबई पे, महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। मुंबई को आप देखिए, आपको दिख रहा होगा मुंबई में, यहां पे आपको थाने दिखाई दे रहा है, थाने, यहां पर आपको जो थाने दिखाई दे रहा है, थाने, तो आप देखिए थाने के बगल से एक पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो आप, इनलेट यहां पर आ रहा है, राइट, यानी कि एक पानी का द्वार जो है वो हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, गौर से देखिए, ये पानी जो है पूरा का पूरा मुंबई सिटी को जो है वो सेपरेट कर रहा है। देखो मुंबई सिटी अलग ही हम लोग को देखने को मिल रही है, अलग ही देखने को मिल रही है। इस जैसे कि आपको वसाई क्रीक ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वसाई क्रीक यहां पर है, वैसे ही हम लोग को थाने क्रीक देखने को मिलता है, जो कि थाने के बगल में, और ये बिल्कुल अलग करता है मुंबई को, मतलब इंडिया के मेनलैंड से। आप देखिए मुंबई एक आइलैंड ही हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप ये शॉर्ट वाला ये चीज देखेंगे तो ये वाला एरिया, राइट, तो इस प्रकार से समझ में आ गया थाने क्रीक हम लोग को कहां पर देखने को मिलता है। और आपको फ्लैमिंगो के बारे में बताऊं तो ये देखो आप, यहां पर है, आपको ये थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी यहां पर दिखाई दे रही है, इस जगह पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बर्ड वॉचिंग एरिया है, राइट, यहीं पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, बर्ड वॉचिंग सेंचुरी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीजें होती है मैप से रिलेटेड जो थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक बात है? मैप में भी देख लिया आपने क्रीक, और ये जो क्रीक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम लोग को घोड़बंदर थाने स्ट्रेच देखने को मिलता है, और एक थाने ट्रॉम्बे यूरान स्ट्रेच हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये क्रीक जो है ये बनी थी सेस्मिक फॉल्ट्स के कारण, जो वो अर्थक्वेक वाली जो एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है ना, सेस्मिक एक्टिविटीज जो होती हैं, तो जो फॉल्ट्स जो बन जाते हैं, जो दरारें जो बन जाती हैं, राइट, तो उसके कारण, सेस्मिक फॉल्ट्स के कारण जो है ये चीज, ये क्रीक जो है वो बन गया था, यानी कि ये इस अलग हो गया था इंडिया से, ये मुंबई सिटी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये क्रीक जैसा मैंने भी आपको उस पर भी दिखाया था, तो ये क्रीक जो है वो हम लोग को उरण और थाने के बीच पे हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में ही दिखाया था। और महाराष्ट्र के अंदर दूसरे और कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में ये सब चीजें हैं। टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उमरेड पौनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, इसके अलावा मेलघाट टाइगर रिजर्व, इसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन होते क्या है, तो ये भी जानो आप। इको सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज ये होते हैं, ऐसे एरियाज जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। और ये नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर, ये पॉइंट ध्यान में रखने का है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के कितने
किलोमीटर के पास में हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसे कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके 10 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है वो इको सेंसिटिव जोन का बताया जाता है। यानी कि किसी एरिया को अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसके 10 किलोमीटर के एरियाज पर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होंगी। इन केस अगर वो जगह सेंसिटिव है, वहां पर सेंसिटिव कॉरिडोर्स हैं जहां पर जैसे कि एक हम लोग को हैबिटेट देखने को मिल रहा है एलिफेंट का, दूसरा हैबिटेट है, तो उसके बीच का एरिया जो है जिसपे एलिफेंट जो है वो मूव करते हैं, दूसरे स्पीसीज मूव करते हैं, तो ये सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव कॉरिडोर्स इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। या कनेक्टिविटी है या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस वहां पर है, या लिंकेजेस को लेकर एक क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है, तो उसमें ऐसे एरियाज पर इवन ये 10 किलोमीटर की जो लिमिट है वो बढ़ाई भी जा सकती है, राइट, इको सेंसिटिव जोन में। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई कौन सी मिनिस्ट्री करती है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री घोषणा करती है कि ये फलाना एरिया इको सेंसिटिव जोन होगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये पावर जो है वो मिली हुई है इस मिनिस्ट्री को। मेन एम क्या है, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में एरियाज में होने वाली एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, राइट, इस प्रकार से कि उस एक्टिविटी के कारण किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को ना पड़े, राइट, क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, वहां पे प्रजातियां होती हैं, अगर आसपास माइनिंग्स होंगी या किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि खतरा है, राइट, एनवायरमेंट के लिए, तो वो अलाउ नहीं की जाती, राइट। और एक्टिविटीज कौन सी रेगुलेट की जाती है, तो जो बैंड होती हैं एक्टिविटीज उसमें हम लोग को माइनिंग देखने को मिलता है, सॉ मिल्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हो गई जो कि पॉल्यूशन करती हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री करती है। इवन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए भी मना किया जाता है, राइट। कमर्शियल उपयोग वुड का नहीं होना चाहिए, यानी कि पेड़ वगैरह नहीं काटने। टूरिज्म एक्टिविटी जैसे कि हॉट एयर बलून्स वहां पर नहीं उड़ने चाहिए, जैसे होता है ना कि जिसपे लोग जाते हैं, आपने देखा वो बड़ा सा बलून होता है उस पर लोग सैर करते हैं, ऊपर जाते हैं, राइट। और नेशनल पार्क के ऊपर से नहीं आना चाहिए, ये सब चीजें। और किसी प्रकार का सॉलिड वेस्ट या किसी प्रकार के हजार्डस सब्सटेंस का प्रोडक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जहरीले होते हैं, तो उसको प्रोड्यूस नहीं करना है इनके आसपास। और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेड़ वगैरह अगर वहां पे गिराना है, होटल को एस्टैब्लिश करने के लिए, रिजॉर्ट्स को बनाने के लिए, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। अगर नेचुरल वाटर का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, या फिर वहां पर इलेक्ट्रिक केबल्स लगाई जा रही है, या फिर मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंज लाने के लिए कुछ ऐसी चीज की जा रही है, राइट, वहां पर उस एरिया पे, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। जहां पर हैवी टेक्नोलॉजी जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह उसको अडॉप्ट करना है, राइट, या रोडों को चौड़ी करनी है, तो ये सब परमिशन लेनी पड़ती है। और कौन सी एक्टिविटी परमिटेड होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, नई जगह पर, जैसे कि नई जगह पर पेड़ों को काटकर वहां पर उस एरिया को फार्मलैंड बना रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन लेनी है। बट ऑलरेडी वहां पर एरिया अलॉटेड है एग्रीकल्चर के लिए, उस पर अगर खेती हो रही तो अलाउड है, या हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिस अलाउड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलाउड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का सभी एक्टिविटीज के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। बट उसके अलावा जिस चीज की परमिशन लेनी है उसके बारे में आपको बताया, और जो चीज बैंड है, बिल्कुल नहीं अलाउ की जा सकती, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके फायदे क्या होते हैं, अर्बनाइजेशन के इंपैक्ट को मिनिमाइज करना, रोकना, दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रोकना जो कि उस एरिया पर नुकसान पहुंचा सकती है। इको सेंसिटिव जोन ऐसे एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है जिससे कि इस प्रकार की एक्टिविटीज का इंपैक्ट जो है वो ना पड़े, राइट, प्रोटेक्टेड एरियाज पर। ये ट्रांजिशन जोन का भी जो है वो काम करती है, जैसे कि हाई प्रोटेक्शन से लेकर लेसर प्रोटेक्शन के एरिया के बीच पर काम करती हैं। जैसे कि एक एरिया है जिसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, एक एरिया है जिसको कम प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो जिसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उसके पास जो है एक वो लगा दिया, मतलब इको सेंसिटिव जोन जो है वो उसको बना दिया। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन जोन हम लोग को देखने को मिलता है कि जिन एरिया को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके बीच का एरिया हो गया ये वाला, राइट। तो ये वाली चीज भी जो है वो प्रोवाइड कराती है, और ये मदद करती है इको सेंसिटिव जोन इन सीतु कंजर्वेशन के लिए। देखो, इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो देखो, इन सीतु कंजर्वेशन यानी कि एक एरिया, ठीक है, एक एरिया है, यहां पर पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इसी एरिया को अगर प्रोटेक्शन देनी है तो वो इन सीतु में आ जाएगा। बट एक्स सीतु में मतलब क्या होता है कि एक एरिया है जो पूरी तरह से तबाह हो रहा है, उसमें मौजूद जो प्रजाति हैं उनको हमें कंजर्व करना है, बचाना है, तो उसके लिए एक अलग से एरिया जो है वो बना दिया जाता है। सेम उसी प्रकार का हैबिटेट तैयार किया जाता है जिस तरीके के हैबिटेट को, जिस तरीके के एनवायरमेंट की आवश्यकता होती है प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक्स सीतु कंजर्वेशन में आ जाता है। बट देखो, हम लोग क्या करते हैं, उसी एरिया को
प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इको सेंसिटिव जोन के थ्रू, तो इसलिए वो इन सीटू कंजर्वेशन में भी मदद करती है, राइट। तो जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं, लुप्त होने वाली प्रजाति जो होती है, जिनके ऊपर खतरा होता है लुप्त होने का, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए होती है, उनके खुद ही के नेचुरल हैबिटेट में, खुद ही के नेचुरल हैबिटेट, वो चीज मैंने भी आपको समझाने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल वन हॉर्न राइनोसोरस जो हम लोग को काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना, ये नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम में, राइट। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने उस नेशनल पार्क को कंजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि वहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं कि राइनोसोरस पाए जाते हैं। राइनोसोरस की प्रजाति जो है वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए उसको वही एनवायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जिस एनवायरमेंट पे वो रहना चाहते हैं, राइट। उसके लिए अलग से हम लोग एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। और इको सेंसिटिव जोन जो है वो फॉरेस्ट के कटने से उस रोकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट जो है, मनुष्य जो है वो फॉरेस्ट को खत्म ना कर दे, उस पर रोक लगाते हैं। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मनुष्य की दूरी कर देते हैं एनिमल से, राइट, जैसे कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को इस प्रकार का ना देखने को। और इससे जुड़ी क्या चिंताएं हैं, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के आज की डेट में हम लोग को पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण से इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो गया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के ऊपर एक प्रकार का स्ट्रेस जो है वो बन गया है, राइट। लोकल कम्युनिटीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हम लोग को देखने को मिलती है, जो उपयोग में ली जाती है, राइट। तो इसके कारण से पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है फायर वुड की, राइट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। और इसके अलावा और भी हम लोग को प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि बन रहा है लोकल कम्युनिटी के कारण। तो ये वाली चीजें, यानी कि लोकल कम्युनिटी आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर पेड़ों वगैरह को काटने लगते हैं, राइट। तो उसके कारण भी खतरा जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उनको मना नहीं किया जा सकता, लोकल कम्युनिटीज है, वहाँ की लोकलाइट्स वहीं पर रह रहे हैं, राइट। तो उनको एकदम से निकाला नहीं जा सकता, तो ये भी एक वजह है। तो उसके कारण भी एक इशू हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब देखो 5G का ट्रायल, आप लोग को पता ही है कि इससे रिलेटेड न्यूज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 5G का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है, राइट, पता होगा आप लोगों को। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT इसने परमिशन दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन, DOT जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने परमिशन दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो ट्रायल जो है वो शुरू कर दें 5G का, राइट। और उससे जुड़ी जो एप्लीकेशन यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट जो लग रहे हैं उसको आप लगाना शुरू कर दें। और आपको मैं थोड़ी सी जनरल जानकारी देना चाहूंगा 5G के बारे में। तो 5G 4G से जो है वो किस प्रकार से अलग है, और 5G में मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि 5G में इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे कि एक टावर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सफिशिएंटली जो है वो अपना नेटवर्क प्रोवाइड करा देता है, यानी कि सफिशिएंटली जो है वो सभी यूजर्स के लिए सफिशिएंट होता है, एक टावर एक एरिया पर, ठीक है। अगर हम लोग, मैं मान के चलूँ कि एक जगह पर जो है वो 5 यूजर हैं, तो उन 5 यूजर के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, 5 यूजर के लिए एक टावर सफिशिएंट है। बट ये मान के चलो कि जहां पर 4G का एक टावर जितनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, 5G में 10 टावर्स की आवश्यकता लगेंगी, ये राइट। बट हालांकि इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि उतने बड़े इक्विपमेंट नहीं होते हैं, 5G के छोटे होते हैं, बट ज्यादा नंबर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं 4G के मुकाबले। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार ये 5G आएगा तो इससे रेडिएशन निकलेंगे, कितना नुकसान होगा। जैसे कि लोग 4G का बोलते थे, राइट, 3G का, जैसे लोगों ने बोला कि यार मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, टावर का जो रेडिएशन होता है। गाइस, ये सब जो रेडिएशन जो होते हैं ना, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ह्यूमन को। ये सब, इन रेडिएशन से ह्यूमन को नुकसान नहीं होता है। किन रेडिएशन से ह्यूमन को नुकसान होता है, तो वो जैसे कि एक्सरे हो गया, राइट, जैसे कि MRI के अंदर जो है वो ह्यूमन की बॉडी से रेडिएशन जो है वो पास होता है, तो उससे नुकसान होता है। इन सब वेव से कोई नुकसान जो है वो ह्यूमन को नहीं पहुंचता, ऐसा साइंटिफिक स्टडी के थ्रू पता लग चुका है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि इससे एज सच कोई ह्यूमन को नुकसान नहीं है, राइट, उसकी तबीयत नहीं खराब होगी, राइट। तो ये वाली चीज है। और देखो, आपको ये भी पता होगा, चाइना की जैसे कंपनी है हुआवे, राइट, ZTE, राइट। तो ये कंपनी जो है उसको हम लोगों ने मना कर दिया है कि वो जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी 5G की सर्विसेज, हम लोग इन चाइनीज कंपनी से नहीं लेंगे। क्यों मना किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सब कंपनीज के अंडर चाइना की सरकार के शेयर हैं, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो भी, अगर चाइना की कंपनी जो होती है ना, और चाइना की बिल्कुल इसमें जैसे रूल्स होते हैं ना कि एक कंपनी को डोमेस्टिक रूल्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे, तो चाइना के अंदर ऐसा है कि चाइना में जो भी कंपनी स्टैब्लिश होगी, उनके MOU में बाकायदा लिखा हुआ है कि उस कंपनी को जब भी चाइनीज गवर्नमेंट उस कंपनी से कोई भी डेटा अगर मांगती है, तो वो कंपनी मना नहीं कर सकती चाइनीज गवर्नमेंट को। अगर मना करेगी तो फिर उसको जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा बिजनेस, यानी कि वो फिर ऑपरेट नहीं कर पाएगी, उसको मौका नहीं दिया जाएगा ऑपरेट करने का। तो ये सब जो कंपनी है चाइना के अंदर, जो भी कंपनी होती है उसके ऊपर बाउंडेशन होता है उनके एग्रीमेंट्स के तहत, ठीक है। तो चाइना के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि आज की डेट में चाइना स्पाई
करने के उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, मतलब कि वो निगरानी रखता है लोगों के ऊपर। तो 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बुरी तरह से निगरानी रख सकता है, राइट, बिना यूजर को पता लगे इनके इक्विपमेंट्स के थ्रू स्पाई कर सकता है, खुफिया इंफॉर्मेशन, हमारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सकता है। तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए हमने इसको अलाउ नहीं किया। और चाइना के साथ हमारे संबंध भी ऑलरेडी खराब थे, तो वो भी एक वजह थी जिसके कारण अलाउ नहीं किया। बट टेक्निकल वजह यही है, स्पाई होने का खतरा है, राइट। और ये सिर्फ हमें ही नहीं है, डेवलप कंट्रीज को भी है, वेस्टर्न कंट्रीज को भी है, क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट आ चुकी है कि चाइना जो है वो अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू, अपनी कंपनीज के थ्रू जो है वो लोगों के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है, स्पाइंग का काम करता है, राइट। ट्रायल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इनिशियल फेज में ये ट्रायल जो है वो 6 महीने के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें 2 महीने का पीरियड जो होगा उसमें खरीदारी होगी और इक्विपमेंट को सेटअप किया जाएगा 2 महीने के पीरियड में। और ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उन्हें टेस्ट करना होगा और सेटअप करना होगा अर्बन एरियाज पे, शहरी क्षेत्र पे, सेमी अर्बन एरियाज पे, एज वेल एज गांव क्षेत्र पे अपने इक्विपमेंट्स को टेस्टिंग उनकी होगी और सेटअप करना होगा। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम, उनको स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट, अलग अलग बैंड्स के, जैसे कि 3.2 गीगाहर्ट्ज, 3.67 गीगाहर्ट्ज, राइट। मिलीमीटर वेव बैंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है 24.25 गीगाहर्ट्ज का, और इसके अलावा 28.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी कुछ वेव बैंड भी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है जिस पर ये टेस्ट जो है वो कर सकें टेक्नोलॉजी का। फिर बाद में अगर ऑक्शनिंग होगी, राइट, यानी कि फिर ये खरीदेंगी कंपनीज वगैरह, उनको अलॉट किए जाएंगे स्पेक्ट्रम, राइट। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है ये कंडक्ट करेंगे ट्रायल को 5Gi टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके अलावा 5Gi टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। 5Gi टेक्नोलॉजी एक और नई चीज आप सीखो, राइट। तो 5Gi टेक्नोलॉजी जो है इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है और अप्रूव किया है इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, राइट। और एप्लीकेशन जैसे कि टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, राइट, ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी, AR या VR वाली टेक्नोलॉजी, ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग वाली टेक्नोलॉजी, ये टेस्ट हो सकती है इन एप्लीकेशन के ऊपर, इस 5Gi टेक्नोलॉजी के ऊपर। और डेटा जो जनरेट होता है वो ट्रायल्स के दौरान वो इंडिया के अंदर स्टोर किया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। 5Gi टेक्नोलॉजी जो है वो IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, IIT हैदराबाद, इनने मिलकर, यानी कि इन दोनों ने मिलकर जो है वो इसको शुरू किया, इसको डेवलप किया। और 5G टावर्स और रेडियो नेटवर्क्स को एक लार्जर रीच प्रोवाइड कराने का काम करती है। जैसे कि 5G, मैंने आपको बताया ना कि 4G के मुकाबले 5G के ज्यादा टावर, ज्यादा इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो ज्यादा लोगों तक उसकी रीच पहुंच सके, तो वो 5Gi टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कराएगी। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान में रखने का है कि 5Gi टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, तो रीच बढ़ाने का उपयोग है, राइट, 5G टावर का। और 5G ट्रायल्स की आवश्यकता क्या है गाइस, तो टेलीकॉम मार्केट हमारे इंडिया का है, वो सिर्फ 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के पास ही आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और बाकी कंपनीज ने सरेंडर कर दिया या फिर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं। जियो के आने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है कि काफी सारी कंपनी जो है वो बंद हो गई, मर्ज हो गई, हम लोग को देखने को मिला। 2 ही हमारी सरकारी कंपनी चल रही है, MTNL और BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट, जो कि आज की डेट में सर्वाइव कर रही है, बट वो लॉसेस बना रही है। बट ऐसा नहीं है, अभी कुछ समय पहले एक न्यूज ये भी आई थी कि BSNL ने प्रॉफिट बनाना अब शुरू कर दिया है। हालांकि ये सर्वाइव तो कर रही है, बट ये कह रहे हैं कि लॉसेस ये करती हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा समय जो है वो चेंज हो गया है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और हर एक टेलीकॉम कंपनी जो है उसके पैसे भी, उनका रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ जाए, उसके लिए बताया गया कि टेलीकॉम कंपनीज को जो है वो बोला है कि टेलीकॉम कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती है नई 5G टेक्नोलॉजी एज सून एज पॉसिबल, कि जिससे कि वो अपने रेवेन्यू को जो है वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। और चाइनीज टेलीकॉम कंपनी जो इंडिया में है, तो आपको बता दें कि इंडिया की टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट मेकर्स जैसे कि हुआवे, ZTE, तो इनको हटा दिया है, कि इनको बोल दिया कि इनके इक्विपमेंट्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। और आपको पता होगा कि एक लिस्ट जो है वो जारी करी थी हमारी सरकार ने, जिसमें मेंशन किया था कि किन किन कंपनीज जो है, जो ट्रस्टेड कंपनीज है, किन से ये टेलीकॉम कंपनीज जो है वो डील कर सकती है। यानी कि टेलीकॉम कंपनीज को पहले ही लिस्ट देकर बता दिया गया था कि आप इन कंपनी के साथ ही सिर्फ डील करेंगे, इसके अलावा आप किसी और कंपनी के इक्विपमेंट अगर यूज करते हैं तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा 5G को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हुआवे जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, स्पाइंग के लिए उपयोग करती है, पूरी चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, राइट, कि अपने 5G इक्विपमेंट के थ्रू वो स्पाई कर रही है। और उसके फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, इवन उसने भी ऑर्डर किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स की टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो है, इसने
हुआवे इक्विपमेंट्स को हटा दिया है अपने नेटवर्क से। और आपको बता दें इंडिया ने एज सच कोई बैन तो अनाउंस नहीं किया है कि बैन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिया ने एक लिस्ट दे दी थी कि इनके साथ आपको डील करना है, मतलब कि कुल मिलाकर हुआवे और उसको बाहर कर दिया था। बट हम लोगों ने एज सच इनको बैन नहीं किया, क्योंकि आज भी इनके जो मोबाइल प्रोवाइडर्स के इक्विपमेंट जो है वो आज भी सप्लाई होते हैं, राइट। हुआवे के आपने देखे होंगे काफी सारे इक्विपमेंट्स आज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, राइट, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये वाली चीज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बट ये चीज ध्यान में रखना, बैन नहीं किया है, बट हमने लिस्ट बता दी थी कि इनसे बस आपको परचेज करना है। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि हमने उसको हटा दिया था। और दिसंबर 2020 में, ये वही वाली बात यहां पर आर्टिकल में मेंशन है कि दिसंबर 2020 में सरकार ने कहा था कि वो आइडेंटिफाई करेगी ट्रस्टेड सोर्सेज को टेलीकॉम गियर्स की, और उसने करके प्रोवाइड करा दी थी, एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी थी कि जिसके थ्रू, यानी कि जिस कंपनीज के एक लिस्ट दे दी थी जिनके थ्रू उन टेलीकॉम कंपनीज को परचेज करना इक्विपमेंट। और जो नए प्रोक्योरमेंट रूल है, जो नई खरीद नियम जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो लागू हो जाएंगे जून 2021 से। और उसमें इंडियन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो कुछ ही सर्टेन टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हैं ट्रस्टेड सोर्सेज से, जिसकी लिस्ट जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें इवन बैंड सप्लायर जो है उनकी लिस्ट भी शामिल करने की बात की गई है, बट अभी इनिशियली एक लिस्ट तो आ चुकी है, राइट। 5G टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर्स आप जान लो। तो बैंड जो होते हैं 5G टेक्नोलॉजी में, तो वो 3 बैंड होते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 5G टेक्नोलॉजी में 3 बैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के। और सभी के यूसेज जो होते हैं वो कुछ लिमिटेशंस के आधार पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और लो बैंड स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये बेसिकली 100 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड जो है वो ऑफर करता है। ये भी हाई स्पीड ऑफर करता है, राइट। 100 Mbps की स्पीड ऑफर करने की बात करता है। मिड बैंड जो है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लो बैंड से ज्यादा स्पीड जो है वो ऑफर करता है, बट कुछ उसमें भी लिमिटेशन हम लोग को देखने को मिलती है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई स्पीड ऑफर करने की बात करता है। तो ये पूरा खेल जो है वो स्पीड का हम लोग को और लेटेंसी का भी देखने को मिलता है। इसके अलावा LTE अपग्रेडेड इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, तो LTE का फुल फॉर्म आ जाए तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा रहेगा। इंटरनेट की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाई बैंड स्पेक्ट्रम 5G का जो हमें देखने को मिलेगा, उसमें स्पीड जो होगी वो 20 गीगाबाइट पर सेकंड की हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आज की रेट में 4G के अंदर 1 गीगाबाइट 1 Gbps की स्पीड तक हमें मिलती है मैक्सिमम स्पीड, बट वो 20 Gbps की स्पीड जो है वो प्रोवाइड कराएगा। और 5G के अंदर बहुत शानदार चीज ये है कि 3 गुना ज्यादा स्पेक्ट्रम इसका एफिशिएंट होगा और अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी। अब ये लेटेंसी क्या है, इस चीज को भी थोड़ा सा आप समझ लो। देखो, सिंपल और आसान भाषा में लेटेंसी का मतलब ये होता है कितनी जल्दी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करती है, या फिर अगर आप वेबसाइट को किसी ओपन करते हो तो आपने वेबसाइट पे एंटर पे क्लिक किया और कितनी देर में वो ओपन हो रही है, उस टाइम को जो है वो लेटेंसी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी है। अब 5G में अल्ट्रा लो लेटेंसी क्यों लाई गई है, क्योंकि देखो आने वाला जो समय है आप जानते हैं कि वो, जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि यूके के अंदर ड्राइवरलेस कार्स को अप्रूव कर दिया गया है, सेल्फ ड्राइविंग कार को, कि बिना किसी ड्राइवर के कार ऑटोमेटिक चलेगी, है ना, वो अप्रूवल मिल गया है यूके के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है। इंडिया में भी ऐसा होगा आने वाले समय में, हम लोग ये सब भी चीजों को यूज करने वाले आने वाले टाइम में। तो 5G हमें क्या हेल्प करेगी कि 5G के अंदर लेटेंसी काफी लो होगी, मतलब कि वो कार जो है अगर वो कनेक्टेड है नेटवर्क से, और ऑब्वियस ही बात है सेल्फ ड्राइविंग कार नेटवर्क से कनेक्टेड ही रहेगी, तो उस समय अगर उसको हल्का सा भी, यानी कि अगर कुछ सेकंड भी अगर उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है, कुछ सेकंड का भी अगर उसमें लैप्स आ गया, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, राइट, यानी कि एक्सीडेंट तक हो सकता है। क्योंकि बात है सेल्फ ड्राइविंग कार की, वो अगर उसको प्रॉपर नेटवर्क अगर टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियसली कार चलते हुए रोड पे चल रही है, राइट, यानी कि गाड़ियां वगैरह आ जा रही हैं, लोग वगैरह आ जा रहे हैं, राइट, तो उसके अगर सेंसर रिस्पॉन्ड अगर नहीं कर पाए प्रॉपर टाइम में, नेटवर्क की कमी के कारण या फिर लेटेंसी के कारण, हाई लेटेंसी के कारण, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। बट यहां पर अल्ट्रा लो लेटेंसी ये प्रोवाइड कराने का दावा करती है 5G। तो ये इसके फायदे हैं, क्योंकि 5G किससे जुड़ी हुई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोग 5G के थ्रू जो है वो शुरू करेंगे। पता नहीं वाली बात, अलग अलग डिवाइस को एक चीज से जो है वो कनेक्ट कर देंगे, एक नेटवर्क से जो है वो कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकेंगे मल्टीपल डिवाइस को। तो ये इसका फायदा हम लोग को 5G के थ्रू देखने को मिलेगा, राइट। लेटेंसी क्या है, वही चीज मैंने भी आपको पूरा समझा दिया कि अमाउंट ऑफ टाइम डेटा टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे कि आपने कमांड किया, कमांड करने के बाद कितना टाइम लग रहा है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, यानी कि रिस्पॉन्ड करने में, ये वाली बात। और यूटिलिटी 5G एप्लीकेशन की क्या है, तो ट्रिगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलेगा, यानी कि चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ये ट्रिगर करेगी। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, क्लाउड होगा, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग, 5G
जो है वो इस प्रकार की फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो है वो काफी फायदेमंद होगी, राइट। और रियल टाइम रिले इंफॉर्मेशन का हम लोग को देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी एप्लीकेशन 5G की जो होंगी, तो इसके अंदर जो सेंसर वगैरह जो होंगे, तो वही चीज रियल टाइम रिले इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड तुरंत जो है वो कर सकते हैं ये, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी इसमें। जैसे कि जो फील्ड्स है मैन्युफैक्चरिंग की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, एग्रीकल्चर की, तो उनमें रियल टाइम रिले प्रोवाइड कराने का दावा करती है ये, कि बिल्कुल जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका रियल टाइम, बिल्कुल रियल टाइम एग्जैक्ट टाइम पर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा जो है वो अपलोड करने का दावा है इसका, राइट। रियल टाइम रिले ऑफ इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराने का दावा करती है, राइट। अब देखो कितनी सारी चीजें हैं 5G से रिलेटेड, ये सब पॉइंट जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अगर आधे भी पॉइंट अगर आप मेंशन कर लें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सिलेक्शन पक्का है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको पूरी चीज बता दी कि 5G जो है वो मदद करेगी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाने में, ड्राइवरलेस कार्स की टेक्नोलॉजी बनाने में, वही चीज मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी सर्विस की वो इंप्रूव हो जाएगी, राइट, और बेहतर तरीके से लोग जो है वो सर्विस को उपयोग कर सकेंगे, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज और बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकेंगे इस नेटवर्क के थ्रू। लोकल रिसर्च में इसमें फायदा मिलेगा, राइट। लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनेगा, जैसे कि आपस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, राइट, और भी दूसरे लैब्स, राइट, और भी दूसरे साइंटिस्ट सेंटर्स, तो ये सब आपस में एक साथ कनेक्ट होकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे, राइट, हाई स्पीड पर, वो भी, राइट, रियल टाइम, ऐसा लगेगा रियल टाइम में सब साथ में मिलकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज हो जाएगी। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो 5G से एक्सपेक्टेशन ये है कि $1 ट्रिलियन इंडिया में इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट 2035 तक देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक अपॉइंटेड पैनल था, तो 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो उसमें ये चीज मेंशन करी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो पैनल था नितिन नीलेकानी जी का, ये पैनल हम लोग को देखने को मिला था, मेरे ख्याल से नीलेकानी जी का, उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। तो उसने ये अपनी रिपोर्ट इस प्रकार की बताई थी, राइट। अब आगे की बात करते हैं, पहला जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। तो 1G लॉन्च हुई थी 1980s में, राइट। तो एनालॉग रेडियो सिग्नल पर इसने काम किया था और सिर्फ वॉइस कॉल इसमें हम लोग को देखने को मिलते थे, 1G के अंदर वॉइस कॉल थे। फिर 2G आई 1990s के अंदर, उसके 10 साल के बाद इसने डिजिटल रेडियो सिग्नल्स का उपयोग किया, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों इसमें हम लोग को देखने को मिलता था। 64 kbps का मात्र इसमें बैंडविड्थ हुआ करता था, याद आ रहा है 2G 3G उस समय कितना धीरे धीरे करके नेट चलता था, नेट से एक फोटो भी ओपन हो जाती थी तो बड़ा मजा आता था देख करके, अरे वाह यार ये देखो ये ओपन हो गया, राइट। गूगल पे सर्च करते थे, कुछ फोटो वगैरह आ जाती थी, अच्छा लगता था, राइट। 3G जो है 2000 में आया, 1 Mbps से 2 Mbps की स्पीड ही ऑफर करता था, राइट। टेलीफोन के सिग्नल्स जो है उनको ट्रांसमिट करने की इसकी एबिलिटी थी, डिजिटाइज वॉइस में, वीडियो कॉल में या कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करने में सक्षम था 3G। फिर 4G आया, 4G के लिए तो एक रिवॉल्यूशन लेकर आ गया, राइट। यानी कि लोगों की एक तो 4G ने आदत भी बिगाड़ दी। आज की डेट में अगर यूट्यूब का वीडियो अगर हल्का सा भी अगर डिले होता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। तो लोग 4G ने एक तरह से कहा जाए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि पेशेंस लेवल जो था लोगों में, जैसे 3G का यूज करते थे लोग आराम से धीरे धीरे बैठे रहते थे, अच्छा हाँ ठीक है ओपन हो रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, होन दो। आज की डेट में पेशेंस लेवल की बैंड बजा दी है 4G ने, राइट। तो ये 2009 में लॉन्च हुआ था, 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड ऑफर करता है, और 3D VR टेक्नोलॉजी पर इसने मतलब यानी कि अलाउ एक्सेसिबल बना दिया 3D VR टेक्नोलॉजी को, वर्चुअल रियलिटी वाली टेक्नोलॉजी को। वो आंखों के ऊपर वो चश्मा लगा के ऐसा लगता है कि पूरा रियलिटी में पूरी चीज है, 3D रियलिटी, इधर उधर देखोगे तो आपको पूरी चीज बिल्कुल एग्जैक्ट रियल दिखेगी, राइट। तो आपने इस प्रकार की चीज का उपयोग शायद किया होगा या देखा होगा कि इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब गाइस बताया जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, तो कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टर्म है ये बॉन्ड यील्ड होती क्या है। तो बॉन्ड यील्ड का आसान भाषा में मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो उन्हें रिटर्न मिलता है उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो ये टर्म याद रखना, सिविल सर्विसेज के अंदर इस प्रकार के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाना टर्म जो है वो क्या है, और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। इन यील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि पूरे साल भर का कूपन रेट क्या है उसको आप डिवाइड कर दें, यानी कि एनुअल कूपन रेट को आप डिवाइड कर दें जो मार्केट प्राइस जो चल रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है बॉन्ड का, उससे, तब जो रिजल्ट निकल के आता है वो बॉन्ड यील्ड का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड्स क्या होता है, ना जाने कितनी बार बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बॉन्ड होता क्या है। तो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इसको पैसे चाहिए काम शुरू करने के लिए, इसके पास क्या ऑप्शन है, बैंक से ये लोन ले सकती है ना। दूसरा शेयर्स वगैरह अपने जारी कर सकती है, उससे फंडिंग जो है वो इकट्ठा कर सकती है। तीसरा बॉन्ड जारी कर सकती है, ठीक है, और भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं बट तीन ऑप्शंस आप
आसान भाषा में समझने के लिए कि कैपिटल को रेस करने के लिए बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपनी के पास। अब ये बॉन्ड में होता क्या है? तो बॉन्ड सिंपल सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का कर्जा होता है। ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी बॉन्ड जारी कर रही है किसको? लोगों को, पब्लिक को बॉन्ड जारी कर रही है। इस बॉन्ड के ऊपर एक फेस वैल्यू होती है, मतलब कि एक अमाउंट लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इस बॉन्ड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लाख रुपए इस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें एक डेट भी लिखी रहती है, अब वो मैच्योरिटी डेट होती है। जैसे कि अभी चल रहा है 2021, इसमें लिखा होगा 2031 को जो है ये बॉन्ड मैच्योर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं 2021 में आएंगे तो उन्हें ये फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ जुड़ी दो चीजें होती हैं। एक तो ऐसा होता है, कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जैसे कि 1 लाख का बॉन्ड है, अभी आज की रेट में 80,000 में मिल रहा है, और 10 साल के बाद जो है ये मैच्योर होगा तो मतलब 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 1 लाख रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, बट सामने वाले व्यक्ति को आज की रेट में 80,000 में ये बॉन्ड मिल गया। बट मतलब जो मेनली जो बॉन्ड मार्केट में चलते हैं वो कूपन रेट वाले होते हैं। जैसे कि बॉन्ड के नीचे कूपन्स बने होते हैं, एनुअल कूपन्स होते हैं। ऐसे 10 कूपन होंगे इस बॉन्ड के अंदर 10 साल के हिसाब से, 2020 से 2031 तक में। अब इसमें मेंशन रहता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर हर साल जो है वो कितना इंटरेस्ट जिसने बॉन्ड खरीद के रखा होगा उसको देगी ये कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएगा इसकी, अब आप बोलोगे कि सर कंपनी को अगर पैसा चाहिए था तो कंपनी ये झमेला क्यों कर रही है, बैंक के पास डायरेक्टली लोन क्यों नहीं ले रही है? तो देखो गाइस, बॉन्ड जब कंपनी जारी करती है तो उसको इंटरेस्ट जो देना पड़ता है 7, 8, 9% इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट बैंक से अगर कंपनी लोन लेगी तो कंपनी को बैंक को करीब 12, 13% इंटरेस्ट देना होगा। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड जारी करके कंपनी को तो फायदा ही हो रहा है ना एक प्रकार से, राइट? ये वाली चीज होती है। और इसमें अब आप बोलोगे कि सर लोग बॉन्ड खरीदते क्यों हैं? तो अगर लोगों के पास पैसा है, लोग अगर सेविंग अकाउंट में अपने रख दें, यानी कि सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला भी अमाउंट जो होता है वो सिक्योर होता है बॉन्ड वाला, राइट? क्योंकि वो कहीं जाता नहीं। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस में हो जाता है, यानी कि कुछ लॉस लमसम हो जाता है लोगों का कुछ कुछ केसेस में, अगर कंपनी जो है वो दिवाली अपने आप को घोषित कर दे तो। बट फिर भी कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होते हैं कि जो जिन्होंने कंपनी से लोन ले रखा है उनको चुकाना जरूरी है, राइट? तो देखो, तो लोग जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा इसलिए नहीं रखते क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो उनको रिटर्न जो मिलेगा वो मुश्किल से 3%, 3.5%, 2.5%, 4% तक मैक्सिमम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट बॉन्ड में अच्छा खासा 7-8% तक उनको रिटर्न मिल सकता है, राइट? तो वाली चीज होती है। तो लोग सोचते हैं कि काय को अपना पैसा जो है वो फालतू में सेविंग अकाउंट में पार्क करें, उससे अच्छा कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये एक प्रकार का लोगों के लिए भी इन्वेस्टमेंट ही होता है, राइट? जिसमें उनको रिटर्न मिलता है। तो ये वाली चीज समझ में आई आपको, बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड आसान भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो इंस्ट्रूमेंट होता है मनी को बोरो करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी जो है वो पैसे बोरो करती है मार्केट से, तो वो होता है। और बॉन्ड जो होता है उसे इशू किया जाता है कंट्री की सरकार के द्वारा भी, तो सरकारी बॉन्ड्स भी होते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, सरकारी बॉन्ड जो होते हैं उन्हें सॉवरेन बॉन्ड हम लोग कहते हैं। और कंपनी भी फंड को रेस करने के लिए बॉन्ड इशू करती है, राइट? वही चीज जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। इसमें कूपन रेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉन्ड के साथ कूपन आते हैं। तो देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि बॉन्ड इशूअर को पे किया जाता है, राइट? बॉन्ड की फेस वैल्यू के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉन्ड यील्ड के, यानी कि बॉन्ड पर जो रिटर्न मिलेगा उसके क्या मूवमेंट होते हैं, जनरल मूवमेंट हम लोग को उसके क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो, लॉस तो इसमें सच होता नहीं है। लॉस का मतलब यही कि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था, अब इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो वो वाली चीज होती है लॉस में, ठीक है? बाकी ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी को चुकाना होता है, राइट? जिसने भी ये लिया होता है। बट उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अप डाउन होता रहता है। अप होगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो सामने वाले व्यक्ति का फायदा ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन कर रहा है वो। इंटरेस्ट कम मिलेगा तो कम गेन कर रहा है, इसको एज सच लॉस तो हम नहीं बोलेंगे, बट गेन ज्यादा नहीं हो रहा उसको हम कह सकते हैं, राइट? तो इसलिए उसको लॉस यहां पर लिखा रहता है, बट एज सच कोई लॉस होता नहीं है, राइट? बट वो इंटरेस्ट जैसे कि पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो अब कम मिल रहा है तो उसको इन्वेस्टर लॉस की तरह ही मानेंगे कि अरे यार पहले अच्छा फायदा हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा है, राइट? तो वाली बात है। तो मूवमेंट जो होता है यील्ड का, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स के ट्रेंड के ऊपर कि क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट? तो इसमें अगर फायदा अगर हो रहा है इन्वेस्टर का या लॉस हो रहा है इन्वेस्टर का, तो वो इंटरेस्ट रेट के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको समझाया। इसके अलावा एक फैक्ट आप जानो कि जब भी बाजार में, मार्केट में बॉन्ड यील्ड की बढ़ोतरी होती है, राइज होती है जब बॉन्ड यील्ड की, तब उस समय हमें देखने को मिलता है बॉन्ड की कीमतों में कमी आ जाती है, बॉन्ड की कीमतें जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से, राइट, यानी कि इसमें ड्रॉप आने से जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फायदा मिलता है, क्योंकि बॉन्ड की कीमत बढ़ने से कैपिटल गेन ये जनरेट करते हैं। क्योंकि बॉन्ड की जब कीमत बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, उस बॉन्ड को जो है वो दूसरों को सेल करते हैं, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो रीजन क्या है बॉन्ड यील्ड में कमी आने का? तो देखो, अभी कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके कारण बॉन्ड यील्ड जो है वो डिक्रीज हुई है। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने जीसैप
गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जिसके कारण से हमें देखने को मिला था कि जीसैक की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की जो यील्ड है यानी कि रिटर्न जो है उसमें डिक्रीज आ गया था, राइट। और उस समय हम लोग ने देखा कि कंटिन्यू उसके बाद डिक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा था मतलब रिटर्न में उसमें, राइट। इस पर इंपैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिला, तो इससे इक्विटी मार्केट जो है वो अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, क्योंकि लोग जो है फिर बॉन्ड की जगह फिर कंपनीज के शेयर खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब भी डिक्लाइन हुआ इस प्रकार की यील्ड में तो उसने इक्विटी मार्केट को अच्छा कर दिया, क्योंकि मनी जो था वो डेट इन्वेस्टमेंट से इक्विटी इन्वेस्टमेंट में फ्लो कर गया। मैंने आपको बताया कि लोग फिर बॉन्ड वगैरह नहीं परचेस कर रहे थे, कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस करने लगे। इक्विटी मार्केट क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनी के शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं, इधर मतलब जो एक्सचेंजेस होते हैं उसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस के थ्रू, या ओवर द काउंटर मार्केट होता है, वहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, राइट, जिसके बारे में मैंने भी आपको कुछ समय पहले एक टॉपिक में भी पढ़ाया था, राइट। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड यील्ड जब भी गिरेंगे तब इक्विटी मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना इक्विटी में करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जब भी बॉन्ड ऊपर जाएंगे तो इक्विटी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, टूटने लगेगा इक्विटी का मार्केट, क्योंकि लोग जो है वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि पूंजी लागत में कमी आती है, रिड्यूस जो होती है कैपिटल की कॉस्ट हम लोग को देखने को मिलती है। तो जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है यानी कि बॉन्ड यील्ड में यानी कि रिटर्न जो है वो अच्छा आ रहा है, तब उस समय हम लोग को देखने को मिलता है कि कैपिटल जो है वो मूव ऊपर कर जाता है, यानी कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड के ऊपर। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कैश फ्लो जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा हाई रेट पर, राइट, क्योंकि ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है बॉन्ड जो है वो यील्ड जो है वो ऊपर जाती जा रही है। और देखो एक होती है प्रोसेस डिस्काउंटिंग की, जिसमें होता क्या है कि आज की वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर में कितना पैसा लिया जाएगा या पेमेंट कितनी रिसीव की जाएगी उसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है, यानी कि फ्यूचर में कितना मिलेगा, कितना रिटर्न मिलना है, उसकी वैल्यू आज ही डिसाइड जब करनी होती है तो उसको हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रोसेस होती है, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब फ्यूचर में उसको क्या रिटर्न मिलना चाहिए उसकी चीज आज ही डिसाइड करे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बॉन्ड के ऊपर एक फेस वैल्यू लिखी रहती है, राइट, तो फ्यूचर में उसको कितना मिलेगा तो वो चीज हम लोग को आज ही यानी कि डिसाइड करते हुए, डिटरमाइन करते हुए देखने को मिलती है, तो उस चीज को डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये स्टॉक के वैल्यूएशन को कंप्रेस कर देता है। ये एक कारण है जब भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब काटती है, इंटरेस्ट रेट में जब भी कटौती होती है आरबीआई के द्वारा, यानी कि बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में जब भी कटौती होती है तो वो समय स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि अब देखो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में जब भी कटौती होगी तब क्या होगा, लोग किसके पास शिफ्ट कर जाएंगे, शेयर्स के पास शिफ्ट कर जाएंगे, शेयर वगैरह परचेज नहीं करेंगे। ये इस चीज को प्रैक्टिकली समझो। अगर मैं बॉन्ड लेने में इंटरेस्टेड हूं और मैंने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड के रेट जो है वो काट दिए, रिड्यूस कर दिए, यानी कि जो मुझे 8% मिल रहा था रिजर्व बैंक ने बोला कि अब से 6% मिलेगा, तो मैं फिर क्यों जाऊंगा इसकी तरफ, मैं तो बोलूंगा चलो छोड़ो यार इसको, इससे अच्छा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो ये वाली चीज हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को बैंकरप्सी का भी, दिवालियापन का भी जोखिम देखने को मिलता है। तो देखो जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि बॉन्ड यील्ड हाई हो रही है, बॉन्ड यील्ड हाई होना मतलब मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर जो है उनको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न जो है वो किसी अपने बॉन्ड उन्होंने परचेज किया उस पर उन्हें रिटर्न मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड। अब रिटर्न जब भी ज्यादा मिलेगा मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट जो है, इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट को ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो देना होगा अपने बॉन्ड पर। अब जब कॉर्पोरेट ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि अब कॉर्पोरेट के दिवालियापन होने का जोखिम ज्यादा रहता है। कॉर्पोरेट जो है वो कल को अगर ये नहीं दे पाई तो वो तो बोल देगी कि यार मैं तो दिवालिया हो गया मेरा, राइट, मैं तो पे आउट नहीं कर पाऊंगी। तो ये वाला एक रिस्क बहुत बड़ा रहता है, राइट। तो और इसके अलावा डेट सर्विस कॉस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है जब वो हाई होती है तो बैंकरप्सी का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब कंपनी को ज्यादा पे आउट करना पड़ता है, इस प्रकार से ज्यादा पैसे इंटरेस्ट के तौर पर रिलीज करने पड़ते हैं अपने डेट पर, तो डिफॉल्ट का, बैंकरप्सी का रिस्क ज्यादा होता है। तो ये चीज बनाता है कि जो अच्छी कंपनी होती है, वैल्यूएबल कंपनी होती है, तो उनके पास बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। भले ही वो वैल्यूएबल कंपनी अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड अगर जारी कर रही है तो भी लोग फिर उसको उसमें पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यार ये भागेगी नहीं, ये कंपनी जो है अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं करेगी, लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो ये वाली चीज है। इस चीज पर आरबीआई का क्या स्टैंड, क्या रुख हम लोग को देखने को मिलता है। तो आरबीआई जो है वो एम कर रही है कि यील्ड्स को ये कम रखेगी, राइट, यानी कि यील्ड को कम रखेगी जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गवर्नमेंट के लिए, और बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सके लेंडिंग रेट्स के मार्केट के अंदर। मतलब कुल मिलाकर लोग बाग इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर लें, राइट, इंटरेस्ट रेट को हाई देखकर कि कल को जो है वो लोगों को चुका नहीं पाए, मतलब हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए और उसके कारण से इकोनॉमी की हालत खराब हो जाए, यानी कि सरकार भी तक डिफॉल्ट हो जाए। क्योंकि अभी हुआ ये है, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि हमें देखने को मिला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी सरकारी डिसाइड किया है कि वो सरकारी बॉन्ड जो है 10 ईयर्स का
गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो परचेज करेगी, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 10 ईयर्स की जो है वो परचेज करेगी। इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि 6% से भी नीचे इसके इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो डाउन हो जाएंगे, यानी 6% से नीचे जो है वो इसके इंटरेस्ट रेट चले जाएंगे, जिससे कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बाग जो है वो फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसको परचेज करने में। और जब लोग बाग इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि एक तो रिस्क नहीं होगा कि यार लोग जो है वो इसको परचेज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं होगा कि यार कल को अगर इशू होता है, यानी कल को कोई भी ऐसा स्थिति बनती है जब भी मैच्योरिटी डेट आती है और उस समय अगर ये बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं कर पाए टाइम पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत खराब हो जाएगी और लोगों का विश्वास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर से हट जाएगा। तो ये वाली चीज भी है। और जब भी बॉन्ड यील्ड में राइज होता है तब वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, ये बात तो अभी भी आप समझ गए होंगे, और बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी, जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिलता है कि लैंडिंग रेट्स होते हैं, यानी कि अब देखो बैंक के ऊपर बोझ आ गया, ठीक है, बैंक के ऊपर बोझ आ गया तो बैंक क्या करेगी, बैंक को तो उस बोझ को रिलीज करना है, यानी जल्द से जल्द जो है वो उस बोझ को खत्म कर। जैसे इसको इस तरीके से और समझो जब आप क्लियरिटी आपको समझ में आएगी, जैसे कि बैंक है, बैंक के पास जो है वो आए हैं, यानी कि क्योंकि लोग बाग जो है वो इसको सरकारी बॉन्ड्स को कहां से परचेज करते हैं, बैंक से परचेज करते हैं, ठीक है। अब लोग ने परचेज किया बैंक से सरकारी बॉन्ड्स को, ठीक है। अब इस पर बॉन्ड पर मान लेता हूं मैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इस 8% को अगर देना है, चुकाना है लोगों को, तो कहीं ना कहीं से 12%, 15%, 14% की कमाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैंक जो लोन देगी तो वो 12-14, क्योंकि बीच की जो कमाई होगी वो तो उसका होगा ना, यानी कि बैंक का प्रॉफिट भी तो बैंक को करना है ना, और दूसरी बात बैंक को अपने एम्प्लॉइज को भी देखभाल करनी है, उनका भी खर्चा निकालना है। तो कहीं ना कहीं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा लोन का, यानी कि जो भी लोग लोन लेने आएंगे बैंक के पास, तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आज की रेट में ये चीज आरबीआई बिल्कुल नहीं चाह रही है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट की स्थिति खराब है, और मार्केट की जो स्थिति खराब है, और अगर हम लोग लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हाई कर देंगे, तो जैसे कि मान के चलो आपकी एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। अब उस कंपनी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब वो कंपनी क्या बैंक की तरफ देखेगी, बैंक बोलती है कि हम तो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दे पाएंगे, तो वो कंपनी का जो मालिक है वो मना कर देगा, बोलेगा यार इतने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं अगर काम करूंगा तो फिर मुझे तो फायदा नहीं मिलेगा। और अगर ये रियल एस्टेट वाला व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा, राइट, यानी कि कैपिटल उठा के, कैपिटल नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा, और कैपिटल लेने की ये सोचेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर फिर वो मना कर देगा, मन बदल लेगा, राइट। तो अगर ये अपना काम शुरू नहीं करेगा तो इसके कारण हजारों लोगों की जॉब्स जो है वो चली जाएंगी, या हजारों लोगों को काम नहीं मिलेगा। कैसे? अब एक बिल्डिंग बनाने के पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट जो है, लोन नहीं देने का इंपैक्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने का इंपैक्ट जो है वो ओवरऑल पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है। ओवरऑल पूरा जो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, उसके ऊपर पड़ रहा है, जिससे कि और स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। बात समझे आप, कॉन्सेप्ट को समझे? तो ये है कॉन्सेप्ट। तो आरबीआई नहीं चाह रहा है कि मतलब बैंक के अंदर लेंडिंग रेट्स, लोन देने वाले रेट जो है वो हाई हो जाए, राइट। और आरबीआई चाह रहा है कि उसे इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम रखना है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री में शुरू हो जाए, लोग इन्वेस्टमेंट करना जो है वो शुरू कर लें, काम अपना शुरू कर दें। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि आपको बता दें इसी प्रोग्राम के थ्रू आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो परचेज करती है। तो आरबीआई ने 2021-2022 में डिसाइड किया है कि आज की डेट में वो मार्केट के जी सैप 1.0, सेकेंडरी मार्केट जी सैप 1.0 पर काम करेगी। ये बेसिकली आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करती है। इस प्रोग्राम के थ्रू आरबीआई जो है वो कमिट करती है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट की सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ओपन मार्केट से परचेज करेगी। देखो इस चीज का उद्देश्य क्या है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो काफी सारे हम लोग को जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी जो प्राइसिंग होती है, राइट, मूल्य उनका जो निर्धारित होता है, उसमें जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो होता है, सरकारी प्रतिभूति बाजार जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। और इसी रोल को देखते हुए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मार्केट है उसमें अस्थिरता से बचाना है। मतलब कि इसको और आसान भाषा में मैं आपको डिकोड करूं और इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर दूसरे मार्केट भी जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, यानी कि जो मार्केट जो होता है प्राइवेट सेक्टर का मार्केट या पब्लिक सेक्टर का दूसरा जो एरियाज होते हैं, राइट, दूसरे जो अगर हम बात करें बॉन्ड की मार्केट की, स्टॉक के मार्केट की, तो वो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के ऊपर आधारित होते हैं। उसी रेट के ऊपर जो है वो अपने मार्केट को अप डाउन वो करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बैंक के अंदर हमने बात करी, बैंक में अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर हाई होगी, राइट, ज्यादा होगी, तो बैंक को अपना क्या करना पड़ेगा, इस सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए जो भी लोग हैं उनको
वापस पैसा देने के लिए, वापस प्रोवाइड कराने के लिए इन्हें अपना लैंडिंग रेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि लोन जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मैनेज तो करना ही है पूरी चीजें, राइट, पूरी एक्टिविटी। तो ये एक समस्या उत्पन्न होकर आ जाएगी, राइट। तो इस समस्या से बचने के लिए और अस्थिरता से बचने के लिए ये मेन फोकस कर रही है आरबीआई इस चीज के ऊपर। और ये सर्टेनिटी प्रोवाइड कराती है, राइट, बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि आरबीआई कमिट करती है कि आरबीआई जो है वो सपोर्ट करेगी बॉन्ड मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये हेल्प करेगी कि जो डिफरेंस है रेपो रेट का और 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का, तो वो डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए, राइट। और इसमें मदद मिलेगी कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको रिड्यूस करने में, जैसे मैंने भी आपको बताया, राइट, सेंटर और स्टेट्स के लिए। और रेपो रेट जो होता है वो आपको बताइए कि ये रेट ऐसा होता है जिसमें आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा लोन पे देती है, राइट। और ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी, इवोल्यूशन लेकर आएगी यील्ड कर्व में, यानी कि हम लोग जो है वो इकोनॉमी को आगे उठाने की तरफ फोकस करें, काम करने के ऊपर फोकस करें, मार्केट में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे। अब देखो यील्ड कर्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि बताती है कि बॉन्ड्स जो है वो काफी सारे बॉन्ड्स हैं जो कि मतलब मान के चलो उनकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि इक्वल क्रेडिट क्वालिटी वाले हैं, यानी कि सभी बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग जो हम लोग को बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक तरीके के हम लोग को नजर आते हैं, मतलब कि लोग बाग जो है वो ट्रस्ट करते हैं कि उन बॉन्ड्स को परचेज करने के ऊपर, या उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि उस कंपनी का वो बॉन्ड खरीद लेंगे। बट उनकी जो मेच्योरिटी डेट जो होती है वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है, कोई 1 साल में मैच्योर हो रही है, कोई 2 साल में हो रही है, कोई 3 साल में हो रही है, कोई 4 साल में हो रही है। तो इस टाइप की जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है तो वो उसे हम लोग यील्ड कर्व जो है वो कहते हैं, ठीक है। और स्लोप जो होती है यील्ड कर्व की, वो आइडिया देती है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कैसे होंगे और आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की होगी। तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक था आज का, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा लेक्चर को। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सी सेट का आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, आपको सी सेट की तैयारी करनी है अच्छे से, तो एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह से आपकी तैयार करवाई जा रही है, उसके लिए हिस्ट्री कोर्स है आपके लिए। और बाकी अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर जो आप देखते हैं उसकी पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन मिलता है और मंथली मैगजीन मिलती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है जिसको आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अगर आपको चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है, उनसे रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9713 28 28 38 इस नंबर को अपने सभी के मोबाइल पे सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।